हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट हमारा चल रहा है और लगभग लास्ट स्टेज पे हम लोग हैं। तो आज मैं लेक्चर नंबर 13 ले रहा हूँ। रैंडम वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लूंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा, ऐसे क्वेश्चन भी लूंगा जो नॉर्मली आपसे जल्दी से बनते नहीं है या फिर आपको क्लिक भी नहीं करती चीज़ें, है ना। तो मेरा हर एक जो लेक्चर्स है वो सब आपको देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपकी कमांड हो उस पर्टिकुलर चैप्टर पे, जिस चैप्टर को मैं डील करता हूँ, तो उस पे पूरे लेक्चर ऑर्डर से देखने हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा बहुत आप देख लिए हो गया। अगर आपको कमांड करना है या फिर आपको आईआईटी के प्रोफेसर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमेशा ईज फील करना है कि ठीक है सर, उनके क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो मेरी बातें पूरी ध्यान से सुनना है, ठीक है, एक एक चीज़ देखना है। जैसे मैं अगर आज बात करूँ तो मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। ये टर्मोलॉजी नॉर्मली जो मैथमेटिक्स जो लोग पढ़ते हैं वो लोग कम सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, लेकिन कम सुनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस टर्मोलॉजी से थोड़े से वो अंडरस्टैंड करते हैं, इस टर्मोलॉजी को सुने रहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में रैंडम वेरिएबल जो उनको टॉपिक होता है वहाँ पे मूवमेंट सुने रहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में जब भी ऐसी बात होती है तो कम लोगों को आइडिया रहता है, टफ नहीं है लेकिन फिर भी कम लोगों को आइडिया रहता है, कुछ है नहीं। देखो क्या है मूवमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल, क्या है। जैसे मूवमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल हम बोल रहे हैं कि जो nth मूवमेंट है रैंडम वेरिएबल का, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ nth पावर होता है। तो द मूवमेंट ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ दैट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर मैं 10th मूवमेंट बोल दूं किसी रैंडम वेरिएबल का, सपोज कर एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि मैं बोल दूं कि सर मेरे को 10th मूवमेंट बोलना है, कि सर 10th मूवमेंट बोलना है, ये 10th मूवमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल बोलना है। इसका क्या मतलब हुआ, 10th मूवमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब हुआ। सर 10th मूवमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल का मतलब हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज पावर 10, ये हुआ। अब अगर एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो फिर आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 10 लिख रहा हूं और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो लिमिट जो भी रहेगी, अभी तो मैं पूरा लिमिट लिख दे रहा हूँ, और x की पावर 10 और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो गया आपके पास 10th मूवमेंट। तो मूवमेंट आपके पास जो होता है, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ दैट वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पावर। तो ये लिखा आपके पास कि nth मूवमेंट है तो x की पावर n लिखा हुआ है। अच्छा, एक जो ये मूवमेंट होता है वो रैंडम वेरिएबल, और एक ये nth सेंट्रल मूवमेंट होता है। एक आपके पास टर्म है सेंट्रल मूवमेंट का और एक nth मूवमेंट का है। अच्छा, ये जो nth मूवमेंट होता है ये अबाउट द ओरिजिन होता है। अगर कुछ नहीं लिखा रहा है तो बाय डिफॉल्ट अबाउट द ओरिजिन, ये अबाउट द ओरिजिन होता है। देखो मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन ये पहला लिखा हुआ, तो nth मूवमेंट या मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन ये एक ही बात होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो nth मूवमेंट जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको बोल दूं आपके पास कि ये अबाउट द ओरिजिन होता है बाय डिफॉल्ट, अबाउट ओरिजिन। अगर कुछ नहीं लिखा है तो अबाउट ओरिजिन होगा, और अबाउट ओरिजिन लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ nth मूवमेंट लिखा हुआ है जो मैं लिख रहा था। अच्छा, एक होता है nth सेंट्रल मूवमेंट, ये आपके पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस ई रेस पावर, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ये मीन वैल्यू है। इसका मतलब है कि अगर मैं बोल दूं कि 10th मूवमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल या 10th मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल या 10th सेंट्रल मूवमेंट लिख दूं, अगर मैं 10th सेंट्रल मूवमेंट लिख दूं या मूवमेंट अबाउट मीन लिख दूं, तो पता क्या होगा आपके पास, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी आपके पास, ये अगर मैं ऐसा लिख दूं आपके पास, ये 10th सेंट्रल मूवमेंट लिख देता हूं, सेंट्रल मूवमेंट। अच्छा, टर्मोलॉजी वाली बातें हैं, सेंट्रल मूवमेंट लिख दिया ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू एक्स, इसी को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिखा हुआ जो कि मीन होता है, इसकी पावर 10th होगी, ये मतलब वो मीन, ये इसलिए इसी वाली चीज को जो 10th सेंट्रल मूवमेंट अबाउट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, इसी को अबाउट दो अबाउट अबाउट मीन बोल दिया जाता है, इसी को अबाउट मीन बोल दिया जाता है, अबाउट मीन। और जब मैं बोल रहा था इसको कि 10th, ये नंबर 10th हो, 12th हो, 100 हो, कुछ भी हो सकता है, कितना भी मूवमेंट, तो 10th अगर से मूवमेंट बोल रहा हूँ, सेंट्रल मूवमेंट नहीं बोल रहा हूँ, 10th मूवमेंट बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले लिखा भी था मैं। अच्छा सर 10th ही क्यों बोल रहा हूँ, अरे यार अब एक एग्जांपल लेना था, अब 10th बोल देता, 12th बोल देता तो 12 लिख देता, अभी मैं अभी 5th बोल देता तो 5th लिख देता, तो डोंट वरी। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज़ पावर 10, बस इतना ही। ये अब पता आपके पास, अगर मैं बोलूँ कि ये क्या आपके पास है, ये किसके अबाउट है, तो बाय डिफॉल्ट अबाउट ओरिजिन, बाय डिफॉल्ट अबाउट ओरिजिन, कुछ नहीं बोल रहा है तो बाय डिफॉल्ट अबाउट ओरिजिन। तो दो चीज होती है, एक अबाउट द ओरिजिन होता है, एक अबाउट द मीन होता है, जिसको आप सेंट्रल मूवमेंट बोलते हैं। दिस वन, ये तो हम लिखते ही है, ये तो हमको लिखना आता ही है। कैसे लिखना आता है सर, ये तो हमको पता ही है सर। अगर सर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो ये माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट हो जाएगा,
एक्स की पावर 10 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और dx हो जाएगा। अच्छा, अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो समेशन हो जाएगा सर, समेशन हो जाएगा, और ये एक्स की पावर 10 हो जाएगा, और ये पी ऑफ एक्स हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, समेशन हो गया एक्स की पावर 10, इंटीग्रेशन समेशन में कन्वर्ट हो गया। अगर एक्स आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो दिस, और एक्स अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है देन दिस, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एस पावर 10। तो डिपेंड करता है कि हमारा रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट। तो कुछ बातें थी बस आपके पास कि पता हो। अब जब ऐसा लिखा आपके पास कि मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन जो आपके पास है, जो हम बात कर रहे थे कि जैसे हम लिखते ही कुछ नहीं बोलता तो मूवमेंट अबाउट ओरिजिन ही होता है, ठीक है। तो इसी को nth मूवमेंट बोला जाता है, ओके ठीक। अब आपके पास मूवमेंट ऑफ जो रैंडम वेरिएबल अबाउट द ओरिजिन आल्सो नोन एज द रॉ मूवमेंट बोलता है, रॉ मूवमेंट लिखा हुआ। और ये क्या मेजर करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक। जो मूवमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा आपके पास उसका शेप और कैरेक्टरिस्टिक। ये मूवमेंट ये इंडिकेट करता है, ये मेजर करता है कि ये मूवमेंट्स ही आपके पास। ये थ्योरेटिकल ज़्यादा कुछ आता नहीं हमको एग्जाम में, लेकिन बट फिर भी मेरा काम है कि बात करूं कि कभी कोई बोल दिया, वैसे तो आज तक कोई बोला नहीं है कि मूवमेंट्स का सिग्निफिकेंस बताओ क्या होता है। तो इसका काम ये है कि क्या मेजरमेंट देता है आपके पास, क्या आपको इन्फॉर्मेशन देता है डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल बात होगी। nth मूवमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट द ओरिजिन, ये अबाउट द ओरिजिन आपके पास में लिख ही रहा था। ये देखो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इसलिए ऐसा लिखा है, ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस, ये फॉर द कंटिन्यूअस और ये फॉर द डिस्क्रीट, ये थोड़ी देर पहले बता ही रहा था, ठीक है ओके। अगर मैं बोलूं फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, इसका क्या मतलब? फर्स्ट मूवमेंट बोलूं अबाउट द ओरिजिन, इसका मतलब एन की वैल्यू 1 हो गई। जब मैं बोलता हूं कि 10th मूवमेंट ये होता है, जब मैं बोल रहा था कि 10th मूवमेंट ये होता है तो एक्स की पावर 10 हो गई, तो हम बोलते थे कि ये हो गया आपके पास। अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मान लेता हूँ एक्स की पावर 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मैं बोल दूं कि नहीं सर ये फर्स्ट मूवमेंट क्या होगा, फर्स्ट मूवमेंट, तो ये एन की जगह 1 हो गया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसी को तो मीन वैल्यू बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इफ एक्स इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देखो इसका तो फर्स्ट मूवमेंट जो होता है उसी को मीन बोलते हैं। यस, जो फर्स्ट मूवमेंट होता है अबाउट ओरिजिन इज आल्सो नोन एज द मीन, ये तो हम पहले से जानते हैं, और डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है इट्स ओके। इज द इंपॉर्टेंट कि जो फर्स्ट मूवमेंट है अबाउट द ओरिजिन, या फर्स्ट मूवमेंट सिंपली बाय डिफॉल्ट इज ओरिजिन। सर अगर कभी अबाउट द ओरिजिन नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट अबाउट द ओरिजिन, तो फर्स्ट मूवमेंट और फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन बोथ आर सेम, तो इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन और सिंपली सेकंड मूवमेंट, तो सेकंड मूवमेंट बोलने का मतलब है कि एन की जगह 2 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब है सेकंड मूवमेंट को मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं और फर्स्ट मूवमेंट को मीन वैल्यू बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट थी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फर्स्ट मूवमेंट होता है उसको हम मीन बोलते हैं, सेकंड मूवमेंट को हम बोलते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू। बट बाय डिफॉल्ट बोथ जो है वो दोनों किसके अराउंड में? अबाउट द ओरिजिन। अगर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट अबाउट द ओरिजिन, और लिखा है अबाउट द ओरिजिन, तो सच्ची बात क्या हो सकती है? जब तक सेंट्रल ना बोले, अबाउट द मीन ना बोले या सेंट्रल मूवमेंट ना बोले, तब तक ये रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमको क्या बोला गया, ओके। अब मूवमेंट अबाउट द मीन, मूवमेंट अबाउट द मीन आपके पास जब हम बोलते हैं कि मूवमेंट अबाउट द मीन, तो ये होता है आपके पास। अगर बोल दिया जाए कि सर सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन क्या होता है, सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन, अब मेरे को बताओ कि सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन क्या होता है? सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन क्या होता है? तो सर बोले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सर एक्स माइनस म्यू, ये लिख दिया हम लोग, इसका स्क्वायर। ये अब पता आपके पास ध्यान से कोई क्या है सर, ये तो हम पढ़ के आए हैं, क्या इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएंस, इसी को वेरिएंस बोलते हैं। इसका मतलब है आज तक जो भी आप वेरिएंस बोलते थे एक्चुअली वो सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन है। द सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन दैट मींस द वेरिएंस। अगर मैं थर्ड मूवमेंट अबाउट द मैन बोलूं तो फिर उसका कोई टर्म नहीं होता, फिर आप लिखते हो फोर्थ मूवमेंट लिख दो, फिर कुछ भी लिख दो, लेकिन सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन दैट मींस द वेरिएंस। इसका मतलब 3 इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन इज द मीन, सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन इज द मीन स्क्वायर वैल्यू, और सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज द वेरिएंस। इतनी 3 बातें आपको हमेशा पता रहे, पढ़ के वैसे भी हम आ रहे हैं बट फिर भी इसका भी वही काम है कि मूवमेंट आपके पास जो सेंट्रल मूवमेंट होता है वो भी ये मेजरमेंट आपके पास क्या मेजर कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन का शेप और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कभी काम आ सकता है, वैसे तो एग्जाम में कभी थ्योरेटिकल इतना पूछते नहीं है बट फिर भी। अब आपके पास ये सब लिखा हुआ है आपके पास कि मीन फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन मेजर करता है लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो
होगा, उसका लोकेशंस क्या है, वेरिएंस क्या मेजर करता है, स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्प्रेड हो रहा है ये वेरिएंस मेजर करता है। पहले भी बताया बट फिर भी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हम स्प्रेड कर रहे हैं उसको वेरिएंस से डिफाइन करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो लोकेशंस को अगर मेजरमेंट करना है तो मीन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स है, ये नॉर्मली हम वहां पढ़ेंगे, स्टेटिक्स में पढ़ेंगे स्क्यूनेस। ये स्क्यूनेस एक टर्म होता है और एक कुर्टोसिस होता है, कुर्टोसिस या जो भी आप प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं तो इधर कुर्टोसिस। स्क्यूनेस जो होता है ये आपके पास जो थर्ड मूवमेंट होता है, आपके पास थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन होता है, एक्स माइनस म्यू का क्यूब। इसका मतलब जो थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन होता है इसको स्क्यूनेस बोलते हैं, विच मेजर द रिलेटिव साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टेल, डिस्ट्रीब्यूशन टेल, जो भी आपके पास कॉर्नर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉर्नर होगा, टेल मतलब एकदम कॉर्नर सबसे लास्ट। तो स्क्यूनेस जो होता है वो थर्ड मूवमेंट होता है, इसको स्क्यूनेस बोलते हैं। यहाँ पे हमको इस चैप्टर में जरूरत नहीं, जब तक कि मैं स्टैटिक्स वाला पार्ट जब पढ़ाऊंगा तब स्क्यूनेस की बात करूंगा। और कुर्टोसिस जो होता है ये फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन होता है। अगर मैं बोलूं अभी क्या जानना है तो अभी ये जानने लायक कि फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन को हम कुर्टोसिस बोलते हैं, म्यू फोर, और थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन को स्क्यूनेस बोलते हैं। बाकी इसके सिवा नीड नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं रैंडम वेरिएबल पढ़ रहा हूं तो सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन इज द वेरिएंस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन। और थर्ड मूवमेंट अबाउट द मीन क्या होता है आपके पास, स्क्यूनेस। और आपके पास फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन क्या होता है, कुर्टोसिस। ये दिस वन, ये आपके पास लिखा हुआ आपके पास। आप कभी भी देखोगे जैसे अबाउट द ओरिजिन, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो फर्स्ट मूवमेंट, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन कितना होता है, इसको मीन वैल्यू बोलते हैं फर्स्ट मूवमेंट को। लेकिन जीरो मूवमेंट अभी कभी नहीं सुनेंगे। अगर मैं जीरो मूवमेंट पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर जीरो पुट करूंगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब जीरो मूवमेंट आप कभी नहीं सुने, जीरो मूवमेंट ये टर्म कभी नहीं सुने। जीरो मूवमेंट अबाउट मीन भी 1 होता है, और जीरो मूवमेंट अबाउट मीन भी, अबाउट ओरिजिन भी 1 होता है, अबाउट मीन भी 1 होता है। ये देखो, इसकी वैल्यू पावर जीरो पुट कर दो, ये कभी आप देखने को नहीं मिला, ना कोई पूछा है, कभी भी नहीं पूछा। इसलिए जीरो मीन वाला टर्म आपको कभी नहीं दिखा कि भाई आपके पास अगर मेरे को बताना है कि मूवमेंट, जीरो मूवमेंट बताना है मेरे को, तो जीरो मूवमेंट अबाउट ओरिजिन या जीरो मूवमेंट अबाउट मीन क्या होगा, 1 ही होता है। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट, फर्स्ट मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन जो होता है इसी को मीन वैल्यू बोलते हैं। और फर्स्ट मूवमेंट अबाउट जो मीन होता है आपके पास, इसका कोई नहीं है। क्यों? इसमें जैसे 1 पुट करूंगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, म्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू कितना आ जाएगा, म्यू, तो म्यू माइनस म्यू जीरो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कभी यूज नहीं हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि कभी एग्जाम में देखने को किसी को मिल सकता है। क्या ये कभी देखने को मिल सकता है फ्यूचर में? फ्यूचर में देखने को मिल सकता है कि कोई पूछ लिया कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन कितना होता है, और आंसर इज ऑलवेज जीरो। अलग बात है कि कोई तुरंत क्लिक नहीं कर पाएगा कि इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक्सपेक्टेड ऑपरेटर लगाओगे तो आंसर विल बी जीरो। तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो, इसलिए हमेशा सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन यहां से सब लोग स्टार्ट करते हैं और इसी को वेरिएंस बोलते हैं। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएंस। अगर मैं बोलूं कि इसको हम क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। इसलिए लोग यही से स्टार्ट करते हैं। कभी भी जीरो मूवमेंट अबाउट मीन या फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन ये कभी कोई बात नहीं करते, ये सब फिक्स वैल्यू है। यही से लोग स्टार्ट करते हैं, इसी को वेरिएंस बोलते हैं। और थर्ड मूवमेंट अबाउट अगर मैं मीन की बात करूं तो थोड़ी देर पहले बोला था स्क्यूनेस, और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन की बात करूं तो इसको बोलते हैं कुर्टोसिस। ठीक है, और ये तो फिर हम कुछ भी, या तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू है, दिस द मीन स्क्वायर वैल्यू, ये मीन स्क्वायर वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू। उसके बाद तो भी थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट, ये कुछ भी लिखो, इसके लिए स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है कुछ भी, ये पूरा ओवरऑल बना हुआ है। इसलिए जीरो मूवमेंट कभी कोई बात नहीं किया, या फर्स्ट मूवमेंट की बात भी करना है तो कभी भी हम अबाउट द मीन बात नहीं करते, क्योंकि उसका भी आंसर जीरो होता है। देखो जरा ध्यान से। तो कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन कोई हमको कंफ्यूज भी कर सकता है। कोई किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन बताओ, और हम सोच रहे यार अभी क्या करूं, मैं क्या करूं। तो ऐसा हो सकता है कि हम छोटी बातों में थोड़ा सा परेशान हो जाए, बट मैं अगर आपको पूरा बता दे रहा हूं तो इसके बाद आपको परेशान नहीं होना है, चाहे कोई कैसा भी पूछे। ये 2016 का क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसा आपको आइडिया रहे कि 2016 का क्वेश्चन ले रहा हूं आईसी बेंगलोर का। और ये था कि द सेकंड मूवमेंट ऑफ ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब क्या गिवन है आपके पास, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, ये गिवन है। पता जब भी ये गिवन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सर कि जब आप मीन लिखते हो, मीन जिसको आप एम बोल देते हो या लैम्डा बोल देते हो, मीन ये एनपी होता था। और जब आप वेरिएंस लिखते थे सर वो एनपी क्यू होता था, और क्यू इज वेरी स्मॉल, क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी होता था, पी इज वेरी स्मॉल, तो रिजल्ट एनपी बचता था, और एनपी ऊपर वाला रिजल्ट भी है तो इसको आप मीन बोल देते थे। इसका मतलब है जब भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल होता है तो मीन और वेरिएंस सेम होता है। इसका मतलब है कि सर मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है, सिर्फ ये इसी में होता है,
किसमें? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड में। अच्छा, क्या ये हम पहली बार बता रहे? नहीं नहीं नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड कोई बोल रहा है तो। अच्छा, अब ये सेकंड मूवमेंट ऑफ ए बोला है सर, सेकंड मूवमेंट अबाउट द नहीं बताया सर, सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन अगर नहीं बताया है, या सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन नहीं बताया, अगर सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन बोलता तो फिर मैं बोल देता कि ये तो आपके पास वेरिएंस गिवन है। अब सेकंड मूवमेंट बोला लेकिन अबाउट द नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट वी कंसिडर, अगर सेकंड मूवमेंट बोला है, अगर मेरे को बोला है सेकंड मूवमेंट आपके पास ये है, तो सेकंड मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन एक ही बात है। यस सर। अगर सर अबाउट नहीं बोला है, इसका मतलब है कि अबाउट ओरिजिन होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अबाउट ओरिजिन। ये कितना गिवन है सर? ये क्वेश्चन में गिवन है 2 सर। ये सेकंड मूवमेंट। अब बताओ सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन को क्या बोलते हैं सर? इसको मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर सर। इसी को सर मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। बिल्कुल सही है। तो मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन था आपको 2। ये जो गिवन है मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है, क्या निकालना आपको? मीन फाइंड आउट करना है। मीन स्क्वायर वैल्यू आपको पता है, मीन स्क्वायर वैल्यू आपको पता है। अब आपके पास रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट क्या है? रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट ये है कि जब आप बोलते हो कि यार वेरिएंस क्या होता है, तो आपको पता है कि वेरिएंस क्या होता है। तो वेरिएंस आपके पास होता है मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का होल स्क्वायर। बट अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन केस ऑफ पीडी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, इस केस में क्या होता है? इस केस में सर मीन और वेरिएंस सेम होता है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। तो मीन और वेरिएंस सेम होता है। चलो m लिख लेते हैं। तो पता है ये वेरिएंस m हो गया, मीन स्क्वायर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 2, और ये मीन को भी हम m बोलेंगे, बट ये स्क्वायर है, m स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन गया? m स्क्वायर बन गया, प्लस m बन गया, और माइनस 2 बन गया। ये इक्वेशन देखो ध्यान से। तो ये क्या हो गया? m प्लस 2 फैक्टर बना लो, और m माइनस 1 चेक करोगे तो 2 फैक्टर आएंगे। अब m की वैल्यू 2 वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू 2 आ रही है। एक m माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स m इक्वल टू 1, और एक m प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब है m की वैल्यू माइनस 2। क्या मीन वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वैल्यू np होता है, और np की वैल्यू जो ऑलवेज पॉजिटिव, जो ये पॉजिटिव वैल्यू, n और p नेगेटिव क्यों होगा? प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होता नहीं, और n आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स मान लेते हैं। np इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे, अदरवाइज तो मीन वैल्यू आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू में भी नेगेटिव, बट जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो m की वैल्यू माइनस 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो m की वैल्यू 1, दिस वन। तो पता है इस क्वेश्चन में आंसर क्या था आपके पास? 1 था, 1 आपको पुट कर दिया था एग्जाम। सर अगर इस क्वेश्चन में सेकंड मूवमेंट अबाउट, अगर ये गिवन होता सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन गिवन होता, तब क्या होता? अच्छा, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन अगर गिवन होता, सपोज इफ, ये न्यू क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि पता सब कुछ होना चाहिए। इफ सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन गिवन होता, अबाउट मीन ये गिवन होता, 2 गिवन होता, तो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन को ही तो वेरिएंस बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपको तो वेरिएंस गिवन था, इसका मतलब वेरिएंस गिवन था, आपको वेरिएंस गिवन था। अच्छा, इन पीडी क्या होता है? इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड। सर मीन पूछा था आपको एग्जाम में कि मीन कितना होगा, तो मीन और वेरिएंस सेम होता, तो आपका आंसर वही हो जाता जो क्वेश्चन में गिवन था, और आपका आंसर 2 हो जाता। आंसर इज 2, आंसर इज 2। ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। इसका मतलब है सर ये क्वेश्चन तो इस बात पे बेस्ड हो गया सर कि मेरे को ये सब भी आना चाहिए, ये रिलेशनशिप, यस मेरे को ये भी आना चाहिए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल का कांसेप्ट क्या है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड जब होता है तब आपके पास ये सब क्या होता है? हाँ, ये पूरी चीजें सब कनेक्टेड है, इसलिए रैंडम वेरिएबल हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात पढ़ना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन की बात पढ़ना चाहिए। इसलिए ऑर्डरिंग जो मैं फॉलो कर रहा हूं उसको फॉलो करना आपको हमेशा, ठीक है। ये बेसिक एंड गुड क्वेश्चन था। ये 2008 का आईसी बेंगलोर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आपके पास ध्यान से देखोगे तो बोल रहा है कि एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास ये होता है, तो प्रूफ भी किया था, याद होगा आपको, e की पावर माइनस m, m की पावर r है, और r फैक्टोरियल दिख रहा है आपके पास। और द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, देखिए इसमें अबाउट द ओरिजिन बोल दिया, और फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन को क्या बोलते हैं सर? इसी को तो मीन बोलते हैं सर, इसी को तो मीन बोलते हैं, इसी को तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट मूवमेंट x की पावर 1, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बोलते हैं, इसी को तो मीन बोलते हैं सर। यस, अब इस एक्सप्रेशन में
जो m है वो क्या है, इस एक्सप्रेशन में जो m है वो क्या है सर, इस एक्सप्रेशन में m ही मीन वैल्यू है, बिल्कुल सही। इस एक्सप्रेशन में जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास जो आपके पास डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब पी आर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपके पास, डेंसिटी फंक्शन नहीं बोलूंगा मैं, पी आर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखा हुआ है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय पी आर के फॉर्म में जो लिखा हुआ है, एम की पावर आर ई की पावर माइनस एम आर फैक्टोरियल, जो लिखा हुआ आपके पास दिख रहा है, हाँ प्रोबेबिलिटी जो लिखा हुआ है। तो जो आपके पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो आपके पास उसमें जो m है वही मीन वैल्यू है, यस। इसका मतलब है कि जो पूछा गया है ये 0 1/m m स्क्वायर, तो आंसर इज m, आंसर इज m, सिंपल सॉल्व। इसका मतलब बोला गया कि अच्छा सीधे मीन नहीं पूछा, बोला था फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन पूछा, इसका मतलब वो चाहता है कि आपको पता हो, इसी को मीन बोलते हैं, फिर आपको पता हो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में जो m है उसी को मीन वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब है देखने में बड़ा आसान है, कोई अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो अगर उसको डाउट है उस एक्सप्रेशन में कि इसमें m क्या है तो प्रॉब्लम, अगर उसको यही ना पता हो कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन को हम मीन वैल्यू बोलते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा मूवमेंट पढ़ा है कि कभी कोई मूवमेंट टर्मोलॉजी यूज कर ले रहा है और आप बोल रहे हैं कि यार ये क्या बात हुई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इतनी बातें क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, मैं कवर करवा दिया, ठीक है आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बातों से जो भी आपको आगे जब भी कोई क्वेश्चन फ्रेम करेगा 26 27 28 29 30 कुछ भी आने वाले 10 सालों में लगभग मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड ही बात करेंगे सब लोग, तो और आप आराम से कंफर्टेबली हैंडल कर लेंगे। अब देखिए आपके पास गेट 2014 के क्वेश्चन आपके पास में लेने जा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है इस चैप्टर में। 58 पे आपके पास क्वेश्चंस इतने सारे मैं करवा दिए। 58 मतलब है ये क्वेश्चन जो है ये रैंडम वेरिएबल का 58 क्वेश्चंस है, सिर्फ रैंडम वेरिएबल का 58 क्वेश्चंस। लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए रैंडम वेरिएबल विद डेंसिटी एफ ऑफ एक्स। अगर मैं ध्यान से देखूं कि सर क्या गिवन है, तो आपको दिखेगा कि सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर गिवन है। अगर मैं ध्यान से बोलूँ ना तो पता आपके पास ये एक पैराबोलिक फंक्शन, इवन फंक्शन। अच्छा सिंपल ऐसी में हमेशा हमको बात करना पसंद है कि यार मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, आपको फंक्शन के बारे में बड़ा अच्छा आइडिया है, ये एक पैराबोलिक फंक्शन, ये एक पैराबोलिक फंक्शन ऐसे होता है पैराबोलिक फंक्शन। यस सर, बोला कि लाइफ एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो लाइफ टाइम है उसको एक रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज रैंडम वेरिएबल। एक्स जो दिख रहा है आपके पास ये मेजर कर रहे हैं ईयर्स में कि लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब का आपके पास कितना ईयर्स है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम लाइफ टाइम्स ऑफ बल्ब्स आर 1 and 2 ईयर, 1 और 2 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम आपके पास ईयर्स है, रेस्पेक्ट लेना वैल्यू ऑफ के इज। अच्छा अब अगर मैं इसको ध्यान से बोलूँ कि ये तो 1 और 2 ईयर्स आपके पास गिवन है, 1 और 2 ईयर्स आपके पास गिवन है, तो अगर मैं बोलूँ कि 1 और 2 ईयर्स अगर आपके पास गिवन है तो ये एक्स हो गया, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और 1 और 2 ईयर्स है तो ये 1 और 2 ईयर्स अगर मैं ले लूँ तो फिर तुमको दिख जाएगा कि ये आपके पास है, ये 1 ये 2, ये इस 1 पे वैल्यू और इस 2 पे वैल्यू कितनी है, 1 पुट करेंगे एक्स की जगह 1 तो ये के आ जाएगा, ये के आ जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो 4 के आ जाएगा, दिस वन इज द 4 के, ये 4 के, ये गिवन और के की वैल्यू मेरे को निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है सर एरिया इज 1। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो रेंज गिवन है 1 से लेके 2, इज द मिनिमम वैल्यू, इज द 1 ईयर, इज द 2 ईयर्स। इसका मतलब है इसका एरिया जो होगा इज द 1, एरिया इज 1, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऐसे ही होता है आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 2 तक में अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो सॉल्व हो जाएगा। तो यस सर, अगर मेरे को निकालना है आपके पास के की वैल्यू निकालना है तो ये प्रॉपर्टी होगी आपके पास x1 से लेके x2 तक f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1 इज द एरिया ऑफ पीडीएफ इज 1। ये जो x1 है ये x मिनिमम वैल्यू था जिसकी वैल्यू 1 है, और जो x2 है इसका x मैक्सिमम था जिसकी वैल्यू 2 ईयर्स है। तो 1 से लेके 2 हो गया k x स्क्वायर dx है इक्वल टू 1 तो था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी है, k हो गया x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 आ गया, और ये आपके पास 2 और ये 1, ओके ये 1 है तो k बाई 3 आ गया, एक्स क्यूब मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, और 1 की पावर 3 1 ही होता है, तो 8 माइनस 1 7 आ गया। तो आंसर ये, तो ये आ गया आपके पास 3/8। इसका मतलब है कि यहाँ से k की वैल्यू आ रहा है 3/8, ये k की वैल्यू 3/8 आप कैलकुलेट कर लो। चौबीस हो गया, 60 हो गया, (0.375) 3/8 इतना ही आ रहा है आपके पास, कैलकुलेटर से देख लो आपके पास।
चेक कर लेते हैं अपन, 0.375, ठीक है, के वैल्यू निकल गई अपने पास, सिंपली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ इतना ही क्यों लिए, क्योंकि उतने भी डिफाइंड था 1 से लेकर 2 ईयर्स तक, 1 से लेकर 2 ईयर्स, एक्स इन ईयर्स आपके पास गिवन है, के की वैल्यू, तो 0.375 आंसर आ गया। ये एग्जाम में आपको पुट करना था 0.375। तो ये आपके पास इस बार लाइफ टाइम था इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो आपके पास गिवन था कि इतना ही आपके पास ईयर्स है, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। तो इतना हमको क्लियर रहना चाहिए, और के की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना था, ठीक। अब आपके 2019 का क्वेश्चन आया था आपके पास, और ये बहुत ही वेरी गुड क्वेश्चन है, पहले से लिख देता हूँ कि वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं किसी कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट को दूं और बोलूं कि इसको सॉल्व कर, तो हो सकता है उससे ना बन पाए, मतलब देखेगा और सोचेगा, सोच में पड़ जाएगा। 2019 आईआईटी मद्रास का क्वेश्चन। अच्छा, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसलिए भी ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास सबसे अच्छा कंटेंट हो, सबसे अच्छा थॉट हो। अब देखना है कि उस कंटेंट, उस थॉट को एग्जाम में कैसे यूटिलाइज कर पाएगा, ये तो उसका पार्ट है। एक वाई, एक डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक रैंडम वेरिएबल है वाई, और 1 से लेकर 6 तक। इसके लिए कभी परेशान नहीं होना कि ओपन इंटरवल 1 से लेकर 6 तक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द पॉलिनोमियल फिर लिखा है आपके पास। तो सबसे पहले तो मैं देख लूँ कि क्या गिवन था। तो मेरे को बोला गया है कि एक आपके पास वाई एक है, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस गिवन है, तो एफ वाई लिख दिया। और ये आपके पास जो गिवन है वो 1 से लेकर 6 तक है, तो ये 1 है और ये 6। अब इसके लिए परेशान नहीं होना कि सर 1 और 6 को तो सर ओपन इंटरवल बोला था। अरे यार, अब मैं सिर्फ इतना लिखूं और इसको, इस लाइन को डार्क ना करूं और सिर्फ इतना बनाऊं, तो बड़ा अजीब लगता है। एक ही बात होती है। अब सिर्फ वो 1 से लेकर 6 तक लिख देते, तो ये 1 से लेकर 6 है, तो विड्थ कितना हो गया सर? विड्थ तो 5 हो गया। हाँ, बड़े ध्यान से देखना है, विड्थ इज 5। तो ये हाइट कितना हो गया? 5, 1/5, बिकॉज एरिया तो 1 होना ही है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि एरिया इज 1, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके लिए परेशान ना हो कि सर ये आपके पास दिया है, अगर सर ये क्लोज इंटरवल दिया रहता आपके पास तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। 1 से लेकर 6 ये यूडीएफ ही गिवन है। अब यूडीएफ देने का तरीका आपके पास हो सकता है, यूडीएफ देने का तरीका हो सकता है आपके पास। कभी कभी लोग लेफ्ट वाले लिमिट को ओपन रख लेते हैं, राइट वाले को क्लोज रख लेते हैं। अब ये पॉइंट्स आपके पास बना दिए। एरिया तो हम डिफाइन करेंगे। जब मैं एरिया डिफाइन करूंगा तो दोनों लिमिट को कंसिडर करूंगा। वैसे 1 और 6 पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैं पहले भी बताया, इस बात के लिए परेशान नहीं रहना। इस बात के लिए परेशान नहीं लेना कि सर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था 1 to 6। कभी कभी लोग इसलिए ऐसा लिख देते कई आईआईटी के प्रोफेसर, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर को आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं आपके पास, तो उनके सोच में बहुत सारी बातें रहती है। मतलब एफ ऑफ वाई है, बहुत सारे लोग ऐसा लिखना चाहते हैं, ये ऐसा लिखना चाहते हो, ये 1 से लेकर 6 तक है, इसको वो लोग ऐसा ऐसा कर देते हैं, ये ये ऐसा ऐसा कर देते हैं, फिर बोल देते हैं कि 5 विड्थ है, तो बताओ हाइट कितना हो गया। बात उनकी वही है, ये एरिया भी 1 बोलेंगे वो, बट इस वाली लाइन को कई बार मिलाते नहीं, सॉलिड लाइन नहीं बनाते इस वाली लाइन को। एरिया भी उनका वही है, उनके बात करने का तरीका यही है। लेकिन कभी कभी वो यूडीएफ को सिर्फ कांस्टेंट उतनी जगह दिखाते हैं, और वो दोनों जो लाइन है आपके पास जो रेक्टेंगुलर फॉर्म करता है उसको बनाते नहीं, इसलिए ओपन इंटरवल लिखा है। देयर इज नो इशू। हो सकता है दूसरा टीचर जो क्लोज लिख दे, फिर आप फिगर ये बनाओगे, तो ये फिगर बनाओ, वो फिगर बनाओ, बोथ आर सेम। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन में तो पहली लाइन कंप्लीट किया हूं मैं अभी, कि एक y आपके पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक रैंडम वेरिएबल है 1 to 6 है, इसलिए उसका हाइट 1/5 हो गया क्योंकि विड्थ 5 था। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन हैज ओनली रियल रूट, इस पॉलिनोमियल में ओनली रियल रूट्स है, और y भी इंक्लूडेड है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, y रैंडम वेरिएबल है। और बोल रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे रियल होंगे। अच्छा, जैसे ऐसा क्वेश्चन गिवन है आपके पास, तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना कि क्या आपके पास लिखा हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जल्दी समझ नहीं आता कि ये देखो आपके पास 3x², फिर देखो ध्यान से क्या लिखा है, 6xy, 6xy, फिर 3y + 6 है। ध्यान से अगर मैं देखूं कि यार ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 लिखना तो लिख दो, कोई इशू नहीं है। अगर ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है आपके पास, तो पता पॉलिनोमियल कैसे होता है? पॉलिनोमियल्स होता है सर ax² + bx + c, ये पॉलिनोमियल्स होता है। इसके रूट्स जो होते हैं आपके पास, रूट्स x की वैल्यू -b ± b² -4ac डिवाइड बाई 2, ये बचपन से आप पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता है जब आपके पास बोल दिया जाता है कि रियल रूट्स आर रियल रूट्स आपका क्या मतलब है? रियल रूट्स का मतलब है कि ये जो अंडर रूट के अंदर है ये तो इमेजनरी भी हो सकता है, फिर तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होना चाहिए अंडर रूट के अंदर वाली, ये वाली वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, तो सिर्फ -b/2 आ जाएगा, या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो अंडर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल ये रियल वैल्यूज होगा। इसका मतलब है कि जो अंडर रूट के अंदर का जो वैल्यू है b² - 4ac,
इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो हो सकता है, तो आंसर इज माइनस बी बाई टू इज द रियल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो फिर उसके पॉजिटिव वैल्यू का रूट भी पॉजिटिव आएगा, फिर आप प्लस माइनस करोगे तो भी रियल रहेगा। तो ये कंडीशन होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स होने की, कि जो अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स है दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये किसी को पता होता है। अगर मैं बोलूं कि यहां से लेके यहां तक जो बातें हैं, ये आपके पास नोन बातें, किसी भी एक स्टूडेंट के लिए 11 12th क्लास का कोई भी स्टूडेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होने की ये पॉसिबिलिटी। अब हमको जो दिया था, हमको वैसे दिया आपके पास, देखो एक ही जगह 3 दिया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या दिया। अगर मैं बोलूं कि क्या क्या आपको दिख रहा है, तो आपको दिखेगा सर ए की जगह सर दिया 3, हाँ, बी की जगह क्या दिया सर, बी की जगह 6y दे दिया, मतलब रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व कर दिया, और सी की जगह भी 3y प्लस 6 दे दिया। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है, इतना दे दिया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास रिजल्ट है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर मतलब 6y का स्क्वायर 36y स्क्वायर, बिल्कुल सही, माइनस 4a मतलब 12 हो गया, और c की वैल्यू 3y प्लस 6 हो गया। ठीक है, ये 36y स्क्वायर था, ठीक है, ये भी 36y आ गया, और ये 12 इंटू 6 72 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर मैं 36 से डिवाइड कर दूं तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में ले जा लेता हूं मैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं फॉर्म कर लूँ तो वाई माइनस 2 और वाई प्लस 1, ध्यान देखो जरा, यस सर। अब दो का प्रोडक्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब दोनों ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कि दोनों ग्रेटर देन जीरो होगा, दोनों का प्रोडक्ट तभी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सर एक माइनस एक प्लस एक ग्रेटर देन जीरो, एक लेस देन जीरो होगा, तो फिर ये कभी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, दोनों लेस देन जीरो तब भी सेटिस्फाइड कर लेगा। y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू जीरो एंड y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। ये दो पॉसिबिलिटी। अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये क्या है, ये है सर y माइनस 2, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड ये आपके पास हो गया कि y ग्रेटर देन माइनस 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। अगर y की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो माइनस 1 से ज़्यादा होगी, तो इसका कंक्लूजन क्या हो गया, इसका कंक्लूजन हो गया आपके पास y ग्रेटर देन 2, जो वैल्यू आपके पास 2 और 2 से ज़्यादा होगी आपके पास, तो अपने आप ही माइनस 1 से ज़्यादा होने वाली है। यस, अच्छा इसलिए भी, अच्छा ये एक आ गया। अच्छा दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास, दूसरी वाली वैल्यू में y लेस देन इक्वल टू 2 एंड y लेस देन इक्वल टू माइनस 1। इसमें कंक्लूजन क्या हो गया, इसमें कंक्लूजन हो गया y लेस देन इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि जो माइनस 1 से छोटा होगा वो तो 2 से भी छोटा होगा। अच्छा बट मैं अगर बोलूँ कि ये वैलिड और ये इनवैलिड, तो ये जम नहीं रहा है, कैसे वैलिड वो इनवैलिड, ये वैलिड वो इनवैलिड कैसे, बोथ आर वैलिड एक्चुअली, बट क्यों ऐसा बोला, बिकॉज y मेरे पास डिफाइंड है यार। अगर आप ध्यान से देखो ना कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, तो मेरे पास y ना ऑलरेडी जो y है वो डिफाइंड है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मेरे पास डिफाइंड है। कहां से कहां तक था पता आपके पास, ये 1 से लेके 6 तक था मेरे पास, ये 1 से लेके 6 तक था मेरे पास ये, और जिसका हाइट कितना था 1/5 ये। तो अगर मैं बोलूं कि y लेस देन इक्वल टू माइनस 1, तो ये आपको दिख नहीं रहा है, देखो आपके पास इनवैलिड है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोल रहा हूँ, तो अगर मैं ये 2 ले लूँ यहाँ से, तो 2 से आपके पास कब तक हो सकता है आपके पास, इसका अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो इस रेंज की बात की जा सकती है, ओनली दिस रेंज। कौन सी दिस रेंज, ये इतना से रेंज की बात की जा सकती है बस ये। इसका मतलब है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर आप ध्यान से देखा जाए तो आप भी बोल सकते हो कि ये आपके पास जो है ये बिलोंग्स टू आपके पास 2 से लेके 6 तक है, 2 और 6 ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल अगर आपको बहुत लिखने का बहुत मन कर रहा है, इसको बोलते हैं थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिक्स की बात करना। अच्छा एक टीचर को अपना अच्छा से दिखाना कि देखो मैं मेरा स्टाइल देखो, 2 इंक्लूडेड है, 6 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं, 2 से लेके 6 तक है। तो पता आपके पास ये वैलिड क्यों बोल रहा हूँ, ये इनवैलिड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको लिखूंगा तो जीरो आएगा, इसका कोई प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी नहीं, y लेस देन माइनस 1 यहाँ कहीं पे होगा,
इसके अंदर तो है नहीं। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये वाला आपके पास। तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी मेरे को बताना है कि रियल रूट्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसकी कंडीशन ये थी, इसकी कंडीशन ये थी, तो इसकी कंडीशन से निकला y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब रियल रूट्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब इसका एरिया, किसका एरिया, इतने का एरिया, इतने का एरिया मतलब पता है आपके पास ये कितना है विड्थ, ये सर 2 से लेके 6 तक 4 है, तो ये 4 विड्थ हो गया, और हाइट कितना हो गया 1/5 सर, तो रिजल्ट कितना है 4/5 सर, 0.8, 0.8 इज द आंसर। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट मीन इसका एरिया, किसका y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का। तभी रियल रूट्स आ गए थे y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। सर y लेस देन -1 में भी तो हो रहा है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ है नहीं ना, वो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस जगह पे। इसका मतलब आंसर विल बी 0.8। ऐसे क्वेश्चन का आंसर 0.8 है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकते, मतलब इसलिए भी नहीं बन सकते क्योंकि एक तो हमारा रैंडम वेरिएबल है, एक डेंसिटी फंक्शन मेरे पास डिफाइंड है, फिर ये रियल रूट्स भी बोल दिया, एक्स इन्वॉल्व कर लिया, रियल रूट्स होने की कंडीशन, तो फिर एक अच्छा मैथ्स पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये बेटर मैथ्स का स्टाइल हो गया कि रियल रूट्स, अच्छा पता सब कुछ है कि रियल रूट्स होने के लिए यही होना चाहिए, पता यही है कि ये पुट करेंगे, लेकिन कई बार दोनों को मर्ज करना आसान नहीं हो पाता है। ये कंडीशन 2 नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दोनों लेस देन 0 होना चाहिए। दोनों लेस देन 0 भी वैलिड था, इनवैलिड क्यों लिखा, क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में y लेस देन इक्वल टू -1 कहां पे वैलिड होगा, उसकी तो प्रोबेबिलिटी है नहीं, 0 होगी, पीडीएफ वहां एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में लेके 2 से लेके 6 तक, इसके लिए परेशान मत होना कि सर 2 में क्लोज इंटरवल बना दिया, 6 में, तो मेरा स्टाइल दिखाने के लिए कि यार देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था तो 2 से ज्यादा, और 6 तक, क्योंकि ये डेंसिटी फंक्शन 6 तक है, तो 6 में सर ओपन इंटरवल क्वेश्चन में गिवन था इसलिए, अदरवाइज तो मैं कोई लिखने की जरूरत नहीं। 2 और 6 के बीच का एरिया ये 0.8 इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं बनते, आप प्रैक्टिस में रहते हो, आपका बहुत फेवरेट ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ही फेवरेट है, रैंडम वेरिएबल आपको एक फेवरेट टॉपिक लगता है, तो फिर ये क्वेश्चन बन सकता था। अगर रैंडम वेरिएबल फेवरेट टॉपिक नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सालों में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना। 2004 IIT दिल्ली का क्वेश्चन ले रहा हूं, अगेन गुड क्वेश्चन, अगेन गुड क्वेश्चंस। कैसे गुड क्वेश्चन, ध्यान देखा जाए, पॉइंट इज रैंडमली सिलेक्टेड विथ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी इन द XY प्लेन, क्या है, विद इन द रेक्टेंगल विथ कॉर्नर 0 0 1 0, एक्स और वाई प्लेन में है 1 2 0 2। इसका मतलब ध्यान से अगर देखा जाए ना, ध्यान से अगर देखा जाए तो आपके पास पता है कैसा है, ये हुआ एक XY प्लेन, तो एक्स और वाई, ये पता है आपके पास। अब मैं बोल रहा हूँ एक पॉइंट ये है 0 0, एक पॉइंट है एक्स वैल्यू 1, ये 0,0, ये 1,0, ठीक है। फिर आपके पास है 1 2, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 2, और फिर आपके पास है 0 2, ये वाला पॉइंट 0 2, ये, और ये आपके पास कितना है 1,2, इसलिए रेक्टेंगुलर बोला था, और ये 0,2, x0 y2, ये 4 पॉइंट बना दिए आपके पास। तो बोला था कि पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट कर ले, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी इन XY प्लेन में, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म कर रहा है, तो ठीक है रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, विद द कॉर्नर, जो चारों कॉर्नर को मिलाती है। बोला P इज द लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर। अच्छा, कई बार आपके पास ये क्लियर है, पोजीशन से लिखने की जरूरत नहीं थी, इज द पोजीशन ओनली, इज द पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर आपके पास अगर आपको क्लियर हो थोड़ा बहुत भी, आपके पास एक XY प्लेन में पोजीशन वेक्टर्स क्या होता है आपके पास, अगर कभी आपके पास आप देखे हो कि पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर की लेंथ कैसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर, कभी आपके पास अगर कभी देखे हो ना आपके पास कि एक XI कैप प्लस YJ कैप अगर 2 डायमेंशन में, तो पोजीशन वेक्टर आपके पास अगर R वेक्टर अगर आपके पास हो, ये तो ये R वेक्टर का जो लेंथ होता है ये √x² प्लस y², ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, ये पोजीशन वेक्टर का लेंथ, ये 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में x² y² प्लस z² होता है। बट ये नॉर्मली पोजीशन वेक्टर जो टर्मोलॉजी वेक्टर कैलकुलस में यूज होता है। तो मान लेते हैं आपके पास कि कोई भी आपके पास एक पोजीशन वेक्टर ये ले लिए हम लोग, ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, ये x एक्सिस और ये y, और ये आपके पास P, आपके पास एक प्रोजेक्शन, आपके पास ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर की अगर मैं बोलूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, P इज द पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ मैं, P बोला भी है कि P इज द लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो ठीक है, P वेक्टर की अगर मैं बात कर लूँ आपके पास, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो P इसका लेंथ कितना होगा, √x² प्लस y² होगा,
पी वेक्टर का अगर मैं लेंथ बोलूँ कि पी क्या है, तो पी यही है, ये पोजिशन वेक्टर का लेंथ है, तो पी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 डायमेंशन है ना, तो 2 डायमेंशन का ये वेक्टर लेंथ इतना ही होता है। 3 डायमेंशन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, ये पोजीशन वेक्टर। हाँ, अभी ऐसा हो सकता है कि किसी को उतना मजा ना आए, क्यों, क्योंकि सर मैं तो वेक्टर कैलकुलस पढ़ा नहीं सर, पोजीशन वेक्टर आपके पास पढ़ा नहीं, तो पोजीशन वेक्टर की खूब बात होगी, पोजीशन वेक्टर की बात इन जनरल हो जाएगी, चाहे फिर ग्रेडियंट निकालने की बात हो, चाहे फिर डाइवर्जेंस की बात हो, मतलब मजेदार होता है जब पोजीशन वेक्टर की बात की जाती है आपके पास, है ना, स्पेशली डाइवर्जेंस वाले में आर वेक्टर जो होता है, 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे हम वेक्टर कैलकुलस में। तो अभी 2 डायमेंशन था, एक्स वाई प्लेन था, और आपके पास ये पी जो है वो लेंथ है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ये। अगर मैं बोलूं कि अगर पी आपके पास जो पोजीशन वेक्टर आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, तो आपके पास ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, द लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर इन द 2 डायमेंशन, लेंथ ऑफ 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही होता है आपके पास ये। अगर मैं बोलूं कि पी स्क्वायर आपके पास क्या होगा, तो पी स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये। अब था आपके पास क्या है कि मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए पी स्क्वायर का, मेरे को अगर ध्यान से देखा जाए कि मेरे को क्या पूछा गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, बंद कर दे ऐसी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर पूछा गया, तो एक्सपेक्टेड ऑपरेटर लगा लो यार आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेड ऑपरेटर आप ओपन कर लो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपली मीन स्क्वायर वैल्यू समान हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर ये। अब आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक्स 0 से 1 है और वाई आपके पास 0 से 2 है, ध्यान से अगर देखोगे इस रेक्टेंगुलर में एक्स 0 से 1 वेरी कर रहा है और वाई 0 से 2 वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो पता है आपके पास क्या होगा सर, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्स का आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स को देखते हुए हम बना लिए 0 से 1, और विड्थ 1 है तो इसलिए हाइट भी 1 होगा। और आपके पास अगर मैं बोलूँ कि ये कितना हो गया y का, सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y, ये भी आपके पास हो जाएगा 0 से 2, अगर ये 0 से 2 हो गया तो आपके पास ये हो गया, और 0 से 2 अगर है तो ये 1/2 हो जाएगा। एरिया इज 1, एरिया इज ऑलवेज 1, किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का एरिया इज 1, ऑलवेज 1। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये तो मीन स्क्वायर वैल्यू, यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे सर ये तो हम मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एमएसवी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एमएसवी है। पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर एक्स की वैल्यू 0 से 1 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये रैंडम वेरिएबल एक्स का था तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर वाई की वैल्यू 0 से 2 तक, क्योंकि वाई 0 से 2 वैरी कर रहा था, और वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई, ये ऐसा निकल जाएगा सिंपली, 2 रैंडम वेरिएबल और दोनों का पीडीएफ ले लिया हम लोग। अब सोचो कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 0 से 1 में एफ ऑफ एक्स 1 है, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो अब अगर मेरे को सॉल्व करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, अब इसको जब मैं सॉल्व कर रहा था तो एक्स की वैल्यू 0 से 1 था, ये एक्स स्क्वायर था, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 था डी एक्स, प्लस ये y की वैल्यू 0 से 2 था, ये वाई स्क्वायर था, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू 1/2 था डी वाई। सिंपली अब सॉल्व कर लो, ये x³/3 हो गया, जब x³/3 हो गया लिमिट 0 to 1 हो गया, ये 1/2 पहले से बाहर है, ये भी y³/3 हो गया, ये 0 से 2 है, क्या आ रहा है ये 1/3 आ रहा है सर, ये कितना आ रहा है 2³ 8 कर दिए, 8/6, इसका था 1/3 प्लस 4/3, तब आंसर विल बी 5/3, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर आ गया। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एकदम से क्लिक नहीं करते, यार ये क्या बोलना चाह रहा है, लिखने का तरीका आपके पास क्या है, ये समझ नहीं आता है, क्योंकि एक तो एक्स वाई प्लेन था आपके पास, इसका था 2 रैंडम वेरिएबल एक साथ आपके पास डिफाइंड थे, इस तरीके से डिफाइंड थे आपके पास, ये इस तरीके से डिफाइंड थे, और मेरे को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बोल दिया था, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर बोल दिया था, तो मैं पोजीशन वेक्टर का लेंथ निकाला, उसका स्क्वायर कर लिया, तो अंडर रूट चला गया, फिर मैं नॉर्मली सॉल्व कर लिया जैसे सॉल्व करना था। तो इसमें एक ही चीज था कि लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर क्या होता है किसी 2 डायमेंशन, बस इतना ही था। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं जब आपको थोड़ा सा नॉलेज की नीड पड़ती है,
ये क्वेश्चन जो था ये एक सिंपल क्वेश्चन था 2020 आईआईटी दिल्ली का, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम से एग्जाम में जब सॉल्व किए होंगे तो कई लोगों से बना नहीं होगा। गुड क्वेश्चन। कैसे गुड क्वेश्चन? क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है, पर फिर भी नहीं बना होगा क्योंकि लिखने का स्टाइल ऐसा था कि एक टू साइड्स ऑफ फेयर कॉइन है, एक फेयर कॉइन में टू साइड से इसको लेबल कर रहे 0 और 1, तो एक 0 कर दे रहे एक लेबल, एक साइड 1 कर दे रहे, मतलब हेड और टेल की जगह 0 और 1 लिखा हुआ है। द कॉइन इज टॉस टू टाइम्स इंडिपेंडेंटली, टू टाइम्स टॉस कर रहे, एम और एन डिनोट द लेबल से, एम मान लो 0 है और आपके पास 1 मान लो ये है, तो हम एम और एन डिनोट कर रहे लेबल करस्पॉन्डिंग टू द आउटकम्स ऑफ द दोस टॉसेस, कि एम और एन डिनोट कर दे रहे हम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो 0 है वही हेड, और ये आपके पास एम लिख दिया, जो 1 है वो टेल है, और इसको मैं एन लिख दे रहा हूँ, ये दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 बार टॉस कर रहा हूँ, ध्यान रखना, आराम से अपन इसको हैंडल कर लेंगे। तो अगर मैं टॉस की बात कर रहा हूँ, ये अगर मैं कॉइन की बात कर रहा हूँ, तो कॉइन आपके पास अगर है तो ये आपके पास हो गया कॉइन, अगर मेरे पास है तो ये मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या हो गया, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड और टेल, ये हुआ, यस ये हुआ, इतना हमारे पास हो गया। अगर मैं बोल दूं कि मैं इसको अगर एम और एन मान लूं, एम और एन, एम और एन मान लेता हूं, तो वही 4 कॉम्बिनेशन आपके पास हो गए। कैसे कैसे? हेड को 0 0 लेबल कर लिया हम लोग, ये आपके पास 0 1 हो गया, ये हमारे पास 1 0 हो गया, और ये आपके पास जो हो गया 1 1 हो गया। तो बोला कि आपके पास लेट एम और एन डिनोट द लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू द आउटकम्स ऑफ द दोस टॉसेस। अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हूँ तो एम और एन डिनोट कर रहा है जो भी लेबल्स है उसके करस्पॉन्डिंग टॉसेस के, तो आपके पास ये आ गया 0 0 1 1 0 1 0 1 आ गया। अच्छा, आपके पास तो हम बोल दिए कि ठीक है हेड हेड है टेल को, आपके पास ये लिख लिया, हेड को 0 बोल दिया और टेल को 1 बोल दिए, उसके अकॉर्डिंग लिख दिया एम और एन के 4 पॉसिबिलिटी है, 2 बार टॉस कर रहा हूँ तो। बट अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू। रैंडम वेरिएबल x को मैं डिफाइन जो कर रहा हूं वो बड़ा अच्छा है कि x इक्वल टू क्या है, तो x इक्वल टू है मिनिमम m कॉमा n, मिनिमम m कॉमा n, मतलब जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको मैं रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। अब मेरे को बताओ यार 0 कॉमा 0 और 0 में से मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 0 में से 0 होगी, 0 1 में से 0 होगा, 1 0 में से 0 होगा, और 1 1 में से 1 होगा, ये हो गया आपके पास। देखो ध्यान से, ये बन गया, इतना ही था मेरे पास। तो मेरे को बोला था कॉइन हम टॉस करें 2 बार इंडिपेंडेंटली, तो लिख दिया मैं, और आपके पास लेवल था कॉइन में 0 और 1, तो 0 और 1 लिख के फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, रैंडम वेरिएबल एक्स को कैसा डिफाइन कर रहा था, एम और एन में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो। तो अब आपके पास देखो ये रैंडम वेरिएबल है और इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, तो हेड और हेड की 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंडिपेंडेंटली टॉस कर रहे हैं, तो हेड हेड की प्रोबेबिलिटी, पहले में हेड आए दूसरे में हेड आए तो 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4, हेड पहले में आया दूसरे में टेल आया 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो सबकी प्रोबेबिलिटी आपके पास। अगर मैं ध्यान से अगर आपको ऐसा दिखाऊं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी आपके पास कि वो हेड और हेड आए या मतलब 0 0 आए, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा, 1/4 होगा। अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी आपके पास इसकी क्या होगी, हेड और टेल की, पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए 1/4 होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही 1/2 इंटू 1/2 1/4 होगी, इंडिपेंडेंटली हम टॉस कर ही रहे। और प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी कि दोनों में टेल आए, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 1/4, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4। ये तो इज वेरी सिंपल, पहले भी हम इतना सारा देख चुके हैं। अब अगर मेरे को रैंडम वेरिएबल और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है कि एक्स की वैल्यू है, तो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है ये एक्स की आपके पास है, तो आप ऐसा ऐसा लिख सकते हो कि एक्स की वैल्यू आपके पास और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1, इतनी वैल्यू है, या तो 0 या तो 1 है एक्स की वैल्यू। अब मैं बोलूँ कि जो पहला वाला 0 था 1/4 है, दूसरा वाला जो 0 था वही 1/4 है, तीसरा वाला जो 0 था 1/4 है, और फोर्थ वाला जो 1 था वही 1/4 है। थोड़ी देर पहले आपके पास हम टेबल कंप्लीट की, उसको कोई ऐसा टेबल कंप्लीट कर सकते हैं, ये 0 0 0 0 यही वैल्यू से आपके पास रैंडम वेरिएबल की, ये हमारे पास ये आ गया। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर मैं तो सर सिर्फ टेबल में सिर्फ 2 ही वैल्यू लिख रहा हूँ, 2 ही वैल्यू लिख रहा हूँ सर मैं, क्या 2 वैल्यू है, एक्स लिख रहा हूँ 0 और 1 लिख रहा हूँ सर, और उसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं बोलूँ कि एक्स इक्वल टू 0 जो है वो कितने बार है, एक्स इक्वल टू 0 कितने बार है, तो मैं बोलूंगा कि आउट ऑफ 4 3 बार है, तो 3/4 हो गया।
1/4 1/4 1/4 तो 3/4 है, 3 बार 0 है ना। तो अगर मैं ओवरऑल एक साथ लिख दे रहा हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, और जो 1 x = 1 एक ही बार आ रहा था तो 1/4 है आउट ऑफ 4। इन दोनों टेबल में कोई डिफरेंस, बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है। सिर्फ लिखने का स्टाइल किसी दो लोगों का दो तरीके से हो सकता है, दोनों सेम। इसमें सब अलग अलग करके लिखा, उसमें एक साथ लिख दिया गया, उसमें 0 एक ही बार लिखा हुआ है इसलिए 3/4, इसमें 0 3 बार 0 आ रहा था तो तीनों का अलग अलग लिखा गया। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को क्या फाइंड आउट करना था, सर मेरे को फाइंड आउट करना था एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या निकालना था मेरे को फाइंड आउट करना था कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, और दिख ही रहा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो समेशन एक्स और प्रोबेबिलिटी x = x। तो अगर मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूं तो भी वही आंसर आएगा। तो अलग अलग लिख रहा हूं मतलब 0 x के लिए 0 इंटू प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर 0 इंटू 1/4, फिर 0 इंटू 1/4, फिर 1 इंटू 1/4, तो आंसर विल बी 1/4। ये अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं इसको ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और समेशन x प्रोबेबिलिटी x = x, या सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, 0 में मल्टीप्लाई कर दी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, तो 0 इंटू 3/4 प्लस 1 इंटू 1/4। कोई ऐसा लिख रहा तो भी उसका आंसर 1/4, कोई ऐसा लिख रहा तो भी उसका आंसर 1/4, तो 1/4 इज द आंसर, ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास, उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि यार आपको थोड़ा सा टेस्ट किया जाए, 1/4 मतलब 0.25। क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ लिखने का स्टाइल टफ कर दिए कि बोले कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसको लेबल कर रहे हैं 0 1 से, हेड और टेल की जगह 0 1 लिख दिया। फिर बोला कि मैं कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हूं तो मेरे को पता होना चाहिए 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, एम और एन को डिनोट कर दिया, जो भी उनके लेबल्स होंगे आउटकम्स के टॉसेस के, उसको एम और एन बोल दिया। तो जब 0 1 बोल ही रहा था तो 2 बार टॉस कर रहे तो कितनी पॉसिबिलिटी, बाइनरी के फॉर्म में लिख लो 0 0 1 1 0 1 0 1, फिर लेबल कर लो आपके पास एम और एन की वैल्यू। उसके अकॉर्डिंग फिर रैंडम वेरिएबल डिफाइंड था, ये इंपॉर्टेंट था कि रैंडम वेरिएबल क्या लिखा था, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इसको फिर आपके पास निकल गया, और एक बार रैंडम वेरिएबल निकल गया, इसकी प्रोबेबिलिटी पता तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो आप बता ही सकते थे। ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए 1/4। ये 2014 का एक क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये 2014 का एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द 9 वर्ड्स इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में 9 वर्ड्स है, each of the 9 words in the sentence, the quick brown fox jump over the lazy dog। एक ब्राउन कलर का जो फॉक्स है आपके पास, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो आपके पास ये 9 वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स इज रिटन ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर। हम पूरे जो 9 वर्ड्स है उसको हम अलग अलग पेपर में लिख ले रहे हैं। ठीक है, यही बोला आपके पास। तो अगर मैं बोलूं कि क्या मेरे पास है तो मैं लिख लेता हूं, क्या है मेरे पास, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स, और ये जंप कर रहा है, जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ओवर द लेजी डॉग। ये अब अगर ध्यान से अगर देखा जाए कि क्या क्या है, तो ये है 1, ये है 2, ये 3 है, कितने वर्ड्स है आपके पास 4, 9 बोला था तो 9 वर्ड्स होंगे 5 6 7 8 और 9, और सबको सेपरेट पेपर में लिख लिया गया। इसको पेपर 1 में लिख लिया गया, इसको पेपर 2 में लिख लिया गया, इसको पेपर 3 में, सबको सेपरेट पेपर में लिख लिया गया। ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसे ही बोला है पहले, सेपरेट पेपर में लिख लिया, 9 पीस ऑफ पेपर ले लिया। ठीक है, रीड ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर, बोला ना सेपरेट पीस ऑफ पेपर। दिस 9 पीसेस ऑफ पेपर्स आर केप्ट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में इसको हम रख दे रहे। तो बॉक्स बनाए हम, और हम बोले कि एक बॉक्स बना लो और उस बॉक्स में सबको डाल लो, ये इस बॉक्स में सबको आपके पास पुट कर लो। ये ये बॉक्स में आपके पास हम रख दिए, पूरे 9 जो सेपरेट पीसेस थे आपके पास पेपर्स के, उसको यहाँ पर रख दिए।
अगर मैं बोलूँ हर एक वर्ड्स की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो टोटल 9 है तो 1/9 होगी। अगर ध्यान से देखा जाए इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 होगी। अगर ध्यान देखा जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/9, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/9। इस वर्ड की क्विक वर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/9, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/9, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/9। ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपके पास। अगर मैं वर्ड के सिलेक्शन की बात करूँ, सब 9 सब अलग अलग वर्ड्स हैं, सब अलग, द अलग है, क्विक, ब्राउन, फॉक्स, जम्प्स, ओवर द, लेजी डॉग, सब अलग अलग वर्ड्स है, 9 वर्ड्स है, एक बॉक्स में दिए, सबके निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/9। टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 इज ऑलवेज। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या देखते हैं, बोला कि 9 पीसेस को रख दिए बॉक्स में, ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। ये जो 9 पीसेस ऑफ पेपर थे इसको रख दिए, वन ऑफ द पीसेस इज ड्रॉन, वन ऑफ द पीसेस, एक पीस को ड्रॉन कर रहा हूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए उस पीस को ड्रॉ करने की 1/9। लेकिन ऐसा नहीं पूछा, एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स वन ऑफ द पीसेस इज ड्रॉन। मतलब एक अगर मैं पीस को अगर ड्रॉन कर रहा हूं रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होना चाहिए 1/9 होना चाहिए, सही बात है। लेकिन पूछा क्या गया, द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द वर्ड, आपके पास वर्ड का एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द वर्ड, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द वर्ड पूछा है। एक्सपेक्टेड मतलब मीन वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द वर्ड इसका मतलब क्या है पता है, ये जो लेंथ ऑफ द जो वर्ड है, हर एक वर्ड में जो लेंथ है ये है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल इक्वल टू है लेंथ ऑफ द वर्ड, लेंथ ऑफ द वर्ड, उस वर्ड का जो लेंथ है ये आपके पास रैंडम वेरिएबल, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बताना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को बताने को बोलते किसी वर्ड की, क्योंकि 9 वर्ड्स है आपके पास, तो 9 वर्ड्स की किसी भी एक को अगर मैं निकाल रहा हूँ, एक पीस को निकाल रहा हूँ, तो उसकी कोई भी एक पेपर का पीस निकाल रहा हूँ और हर एक पेपर के पीस में वर्ड लिखा है तो 1/9 था। लेकिन मेरे को बोला गया कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए लेंथ ऑफ द वर्ड्स की, तो फिर मैं वापस गया कि अच्छा लेंथ ऑफ द वर्ड क्या, मैं कोई भी एक चीज़ अगर निकालूंगा तो आपके पास एक वर्ड निकलेगा, लेकिन उसका लेंथ कितना है। अगर मैं बोलूँ कि लेंथ ऑफ द वर्ड को अगर मेरे को बोला गया है कि सर लेंथ ऑफ द जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बोला गया है कि वो रैंडम वेरिएबल, तो इसका लेंथ कितना है सर, इसका लेंथ 3 है सर, इसका लेंथ 1 2 3 4 5, इसका लेंथ 5 है सर, इसका लेंथ 5 है। इस वर्ड का लेंथ कितने, इसमें टर्म्स, इसमें कितने अल्फाबेट्स है, तो 5 इसका लेंथ, इसका 3 लेंथ, इसका 1 2 3 4 5, 5 लेंथ, इस वर्ड में 4 लेंथ है, इसमें 3 है, लेजी में 4 है, डॉग में 3 है। तो x की वैल्यू अगर ध्यान से देखा जाए तो x की वैल्यू या तो 3, x की वैल्यू क्या क्या पता आपके पास 3, x क्योंकि लेंथ ऑफ द वर्ड को रैंडम वेरिएबल बोला 3, या तो 4 या तो 5, इतना ही है। अब ध्यान से देखना, इतना ही आपके पास 3 4 5 है। अगर मैं बोलूं कि सर मैं बना लेता हूं क्या x, मैं अगर सिर्फ लिख दूं 3, अब 3 एक बार नहीं है, 4 एक बार नहीं है, 5 3 4 5 तीन ही आपके पास थे, और मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बोलूं कि जिसमें 3 लेंथ है वर्ड की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आपके पास 3 लेंथ वाले वर्ड कितने हैं आपके पास आउट ऑफ 9 वर्ड में से 3 लेंथ वाले कितने हैं, ये आपके पास, ध्यान देखो कितने आपके पास, ये आपके पास है 3 वाले, 1 2 3 और ये 4, 4 है आउट ऑफ 9, इसका तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/9 आउट ऑफ 9। 4 आपके पास ऐसे वर्ड है जिसकी लेंथ 3 है। अब 4 लेंथ आपके पास कितनी है, 1 2 2 है, देखो 4 लेंथ आपके पास, तो 2/9 हो गई। और फिर बाकी 5 कितना है, 1 2 3 3 है। अच्छा ये हमेशा क्लियर है कि जब भी आप ये टेबल कंप्लीट करते हो तो ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है इसका समेशन जो होना चाहिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, इज ऑलवेज 1 होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कि ये हमेशा 1 होना चाहिए। देखो 4/9 2/9 4 2 6 3 9 9/9, ऑलवेज रिमेंबर ये तो 1 होना ही चाहिए ना। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो ठीक है इतना आ गया आपके पास। ऐसे वर्ड जिसकी लेंथ 3 है वो वर्ड का सिलेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/9, क्योंकि 4 है 9 में से, ठीक है सर ओके। अब मेरे को बोला गया कि मेरे को इसका चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा सर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होगा सर, और प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ये अगर मैं बोलूँ कि 3 लिखूंगा तो क्या होगा सर, 3 इंटू 4/9 आएगा, सही, और 4 इंटू 2/9 आएगा, फिर एक और सर 5 इंटू 3/9 आएगा, तो 9 तो कॉमन हो गया, ये 12 हो गया, 12 और 8 20 20 और 15 35/9 आ रहा है, 27 27 और कितना हो गया 30 और 5 8 80 72
72, फिर 8, 0, नॉट 3.88, चेक कर लेना विद आंसर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ये लेंथ आपके पास आ गया। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आपके पास जो पूछा गया था बहुत ही अच्छा पूछा गया था ये, तो 3.8 है। ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप था। तो ऐसे क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आते हैं तो फिर बनने के चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। 3.88 मतलब चेक कर लेना आप एक बार, मैं चेक भी कर सकता हूँ, लेकिन 35/9 इतना आ रहा था। 24 में से गया तो कितना हो गया, 24 9 90 था। कभी कभी फटाफट हो जाता है तो। अच्छा 9 था, नोट 27 था ना, 27 8 था, तो ठीक है, कितने आना चाहिए, 35/9, 3.88, ठीक है, सही, 3.8 है। ये हो गया मेरे पास। इज अगेन गुड क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से समझना है। अच्छा एग्जाम में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो जो आपसे पूछा गया है तो फिर आप छोड़ दो क्वेश्चन को। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लग रहा है सर ऐसे कैसे बनेगा, तो भाई जाने दो ना। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर स्टूडेंट हर टाइप के क्वेश्चन को हमेशा हैंडल कर ले। आपको अपना रेंज देखना, आपकी बाउंड्री देखना और फिर आगे बढ़ना है, तो ठीक है, इट्स ओके। अब ये गेट 2024 इस साल का क्वेश्चन था। 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास, 2025 में भी आया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल वाली बात है, 2025 में भी आया क्वेश्चन में करवाया हूँ। अगर आप देखोगे इस सेशन के पहले वाले सेशन में अगर देखोगे तो आपको दिखेगा आपके पास कि क्वेश्चन ऐसा करवाया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास हमेशा आएंगे तो कई बार स्टूडेंट को समझ नहीं आता है कि दो रैंडम वेरिएबल दिया है कैसे रिलेट करे। एक्स भी द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिफाइंड इन द 0 1 है, सर दे द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज 1। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स दिया है मेरे को, ये देखो एफ ऑफ एक्स दिया है, एक यूडीएफ दिया है एफ ऑफ एक्स, एक यूडीएफ दिया है ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इतना तो हमको भी पता है। यस सर 0 से 1 दिया है, ये 0 से 1 दिया है। ये मैं बोलता हूँ कि इसको अगर आप ऐसा बनाना चाहते तो कोई रोक नहीं सकता, इसके लिए परेशान ना हो कि सर ये लाइन करूँ कि नहीं, कर दो भाई, एरिया इज 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज द यूडीएफ। देखो 0 1 दोनों इंक्लूड किया हुआ, देखो 0 1 दोनों इंक्लूड किया गया। इसका मतलब है कि क्लोज बाउंड्री अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 0 1 है तो कोई गलत थोड़ी होगा। लेकिन सर थोड़ी देर पहले तो ओपन बाउंड्री था, अलग अलग टीचर अलग अलग लिखते, देखो क्लोज बाउंड्री में लिखा है। अब हो सकता है दूसरा आईटी का टीचर इसी को ऐसा लिख दे, क्या इज द ओपन इंटरवल 0 1। इससे इससे परेशान नहीं होना, मैं यही ज़्यादा सिखाने की कोशिश करता हूँ। एक आईटी के प्रोफेसर को ये सिर्फ ये लाइन पसंद है, सिर्फ उसको ये लाइन पसंद है, ये 2 लाइन पसंद नहीं है, ये नीचे जो गई है। अच्छा 2 लाइन जब बनाते तो बड़ा अच्छा दिखता है कि एक सॉलिड दिख रहा है चारों और फिर एरिया 1 दिख रहा है। सिर्फ कांस्टेंट लाइन दिखता है तो फिर ऐसा डॉटेड डॉट बनाना पड़ता है, बट ठीक है, इट्स ओके। हमको इशू नहीं होना चाहिए कि एक आईटी का प्रोफेसर इसको ओपन इंटरवल लिख दिया, एक आईटी का प्रोफेसर इसको क्लोज इंटरवल लिख दिया, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो भैया ये तो दे दिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, एक्स रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, वाई बोला है कि लॉग ई एक्स प्लस 1, लॉग ई मतलब लॉग नेचुरल, वाई की वैल्यू ये गिवन है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई मेरे को फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। वाई इक्वल टू मेरे पास ये गिवन है, वाई इक्वल टू मेरे पास ये गिवन है, तो वाई की वैल्यू कितना गिवन है, वाई इक्वल टू एल लिख देता हूँ, लॉग नेचुरल मतलब एल एन आपके पास ये एक्स प्लस 1 है, कैपिटल लेटर में गिवन था, स्मॉल लेटर लिखने की जरूरत नहीं, ये तो कैपिटल लेटर ये। तो y इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 1 है, बट x आपके पास डिफाइंड कैसे है, देखो x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है आपके पास, ये x की यहाँ पे 0 है, इधर 0 टू लेके 1 है। अच्छा मैं इस कंसेप्ट दिया था कि आपके पास अगर जब भी एक पीडीएफ गिवन हो और दूसरे पीडीएफ के बारे में कोई पूछना चाह रहा है तो क्या करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पीडीएफ इज 1। यस सर, अगर एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x है उसका पीडीएफ 1, एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल y है उसका पीडीएफ का एरिया भी 1। यस सर, जब दोनों का एरिया 1 है तो दोनों को बराबर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर। ये कंसेप्ट मैं पहले ही बताया और अभी फिर से बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट पहले भी बताया और अभी फिर से बता रहा हूँ। तो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ वाई डी वाई, दोनों बराबर क्यों, क्योंकि दोनों 1 के बराबर है। किसी को लगता है कि सर थोड़ा सा मजा लेते हैं, ऐसा लिख के ले लो, कोई मैथ्स है आपके पास। अगर मैं बोल दूं आपके पास तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू एफ ऑफ वाई डी वाई के बराबर लिख सकते हैं। पता क्या है एफ ऑफ वाई क्या है, एफ ऑफ वाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से रैंडम वेरिएबल वाई का, एफ ऑफ एक्स क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है, और क्या हो गया आपके पास डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई, ये दिस द रिलेशनशिप। याद नहीं करना है कुछ नहीं, सिंपल है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर मेरे को y लिखना है, अगर मेरे को x लिखना है तो x लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन x लिखना है, अगर y गिवन है तो एफ ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अगर y लिखना है और x गिवन है तो डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, इट्स ओके, इतना है।
अब मेरे पास क्वेश्चन में ना क्या गिवन है पता है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में मेरे पास x का रेंज गिवन है, x बिलोंग्स टू 0,1 है, क्लोज इंटरवल लिख दिया, इट्स ओके डोंट वरी। और मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस गिवन था यूडीएफ के फॉर्म में। रिलेशनशिप कितना गिवन है, y इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन है, एल एन एक्स प्लस वन। अगर मेरे पास x का रेंज पता है तो मैं y का रेंज निकाल सकता हूँ क्या, इस कैपिटल Y को स्मॉल y लिख लो, एल एन एक्स प्लस वन लिख लो। अब मैं बोलूँ कि जब जब x 0 था तब y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू यार एल एन 0 प्लस वन, तो एल एन 1 था, 0 प्लस वन तो 1 बचा, तो एल एन 1 कितना होता है 0। जब x की वैल्यू 1 था तो y कितना था, तो एल एन 1 प्लस वन, तो एल एन 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सर कि y बिलोंग्स टू 0, एल एन 2 है। बस आपको x और y का रिलेशनशिप जो रैंडम वेरिएबल का दिया है, x का लिमिट पुट कर दो, y का लिमिट आ जाएगा, उसी रिलेशनशिप, इज द बेसिक, यस सर, उसी का रिलेशनशिप। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में को एफ ऑफ एक्स पता है, 1 वैल्यू उसकी 0 से 1 के बीच में, बट मेरे को dx बाई dy निकालना है। अच्छा रिलेशनशिप अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये है, देखो आपके पास ये है, y इक्वल टू कितना है सर, y इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन है, एल एन एक्स प्लस वन, इसको स्मॉल लेटर लिखो, स्मॉल लेटर, बताना dy बाई डी एक्स क्या होगा सर, dy बाई डी एक्स क्या होगा, एल एन एक्स प्लस वन है तो 1/x+1 होगा, बिल्कुल। तो dx बाई dy क्या हुआ सर, dx बाई dy x प्लस वन हुआ, बिल्कुल सही। x प्लस वन क्या है सर, x प्लस वन, x प्लस वन अगर आप यहाँ से देखोगे तो x प्लस वन सिर्फ एंटी लॉग ई रेस्ट पर वाई, तो dx बाई डी वाई ई रेस्ट पर वाई आ गया, dx बाई डी वाई ई रेस्ट पर वाई, डी वाई बाई डी एक्स था तो dx बाई डी वाई यस आ गया। अच्छा और करके लिख सकता हूँ मैं इसको, क्या था, y इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन था। अच्छा तरीका आपके पास है, y इक्वल टू मैं लिख दिया एल एन एक्स प्लस वन, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ई रेस पर वाई सिर्फ एंटी लॉग किया तो एक्स प्लस वन बचा, एक्स की वैल्यू क्या है सर, ई रेस पर वाई माइनस वन है, चलो डी एक्स बाई डी वाई कितना आएगा सर, डी एक्स बाई डी वाई करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, ई रेस पर वाई का डिफ्रेंशिएशन ई रेस पर वाई और 1 का 0 मतलब ई रेस पर वाई आ गया, तो डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू कितना है, ई रेस पर वाई, यहाँ पे भी वही है डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू, तरीका कुछ भी हो सकता है आपके निकालने का, ई रेस पर वाई, चाहे कैसे भी निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, कोई इशू नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ वाई की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स था, ये वैल्यू कितना था डी एक्स बाई डी वाई, हाँ ये, और एफ ऑफ एक्स के लिए तो 1 था, एक्स बिलोंग 0 to 1 था, 1 इंटू का साइन, अब ये क्या एक्स नहीं लगता, 1 इंटू इसकी वैल्यू कितना निकला, ई रेस पर वाई निकला, ये एफ ऑफ वाई की वैल्यू। इसका मतलब है कि एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितना होगी पता है, 1 इंटू ई रेस पर वाई मतलब ई रेस पर वाई, और y बिलोंग्स टू 0, लॉग नेचुरल टू, ये y का लिमिट इतना। अच्छा मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y होगा y की लिमिट 0 से लेके लॉग नेचुरल टू तक, और y का मल्टीप्लाई और डेंसिटी फंक्शन y का, ऐसे होता है ना, और ये y का लिमिट 0 से लॉग नेचुरल, एफ वाई क्या है, ई रेस पर y, तो लिमिट जो है वो 0 से लॉग नेचुरल 2 है, और y का मल्टीप्लाई क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो, और डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू ई रेस पर y, तो y ई रेस पर y dy। अच्छा इसको मैं नॉर्मली भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ और आइलेट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, जब मैं बोलता हूँ इसको आइलेट फॉर्मूला यूज करना है तो फिर आइलेट फॉर्मूला, अगर मैं बोलता हूँ कि आइलेट फॉर्मूला अगर यूज करना है, इसमें से आपके पास जो है वो एल्जेब्रिक है, दिस वन इज द एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक है, और ये एक्सपोनेंशियल है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल, तो ये जो हो गया एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज द सेकंड पार्ट, ये बट ठीक है इतना आपको आता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई में जब लिखने जा रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, जब मैं लिखने जा रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि ठीक है, जब मेरे को पता ही है कि मेरे को सॉल्व करना है फर्स्ट, ये मतलब फर्स्ट फंक्शन वाई और सेकंड फंक्शन, तो फंक्शन वाई सेकंड फंक्शन ई रेस पर वाई डी वाई माइनस पहला इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये इसके बाद ये हम कर लिए, उसके बाद एक और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये, और फिर ये होता है टोटल डी वाई, दिस वन, ऐसा होता है आपके पास। सेकंड
फर्स्ट फंक्शन, इंडिकेशन सेकंड फंक्शन, इंडिकेशन होल इंडिकेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और मल्टीप्लाई इंडिकेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का इंडिकेशन। ठीक है, लिमिट बाद में पुट कर लेंगे, वाई ई रेस पर वाई आ गया, माइनस डिफरेंशिएशन कितना आ गया सर, डिफरेंशिएशन तो 1 ही आ गया। ठीक है, 1 इंटू ई की पावर वाई का ई की पावर वाई ही आ गया सर, वो डी वाई। फिर से सॉल्व, लिमिट पुट नहीं कर रहा हूँ मैं, लास्ट में पुट करूँगा, वाई ई रेस पर वाई, इसका भी इंडिकेशन ई रेस पर वाई आ गया, बस इतना ही आ गया। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई है। अब लिमिट पुट करने की बात है, क्योंकि मेरे को लिमिट पुट करना है अपर लिमिट लॉग नेचुरल 2 और लोअर लिमिट 0। जब मैं पुट किया y की जगह लॉग नेचुरल 2 और ई रेस पर y की जगह अगेन लॉग नेचुरल 2 माइनस ई रेस पर y की जगह लॉग नेचुरल 2 माइनस, जब 0 पुट करूंगा y की जगह निपट गया 0 और माइनस पुट करूंगा तो प्लस हो जाएगा और y की जगह 0 तो e की पावर 0। इतना पता आपके पास ये रिजल्ट कितना है, ये रिजल्ट है सर 2, दिस रिजल्ट इज 2, ये रिजल्ट भी 2 है, क्योंकि ई की पावर ln 2 करोगे तो ई की पावर ln कैंसिल आउट तो 2 बच गया। पता रिजल्ट कितना बच गया, ये 2 बचा 2, ये कितना बचा था ln 2, ये तो ln 2 था ना, ये वाला ln 2 और ये 2 आ गया आपके पास, दिस वन, ये 2 और ये ln 2 माइनस ये कितना हो गया ई की पावर ln 2 सर 2 सर। ठीक है, माइनस तो बाहर ही है, फिर ई की पावर 0 कितना होता है 1 तो +1। इसका मतलब है कि आंसर कितना है 2 लॉग नेचुरल 2 माइनस 2 + 1 -1, इतना आपके पास आंसर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का। 2 लॉग नेचुरल 2 -1 है, तो सॉल्व अगर मैं कर रहा हूँ कि कितना आंसर आ रहा है तो अपन सॉल्व कर भी सकते हैं। क्या करें, ln 2 कर लेते पहले तो यार, इंटू 2 1.386 आ रहा है -1 0.386 0.38629। ठीक है, इतना आपके पास आ गया। न्यूमेरिकल आंसर टाइप था क्या है, देख लेते हैं अपन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप था सर और 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है, तो 0.386 था, 0.39 पुट कर देते अपन। 0.3862 तो 0.5 से ज़्यादा है तो 0.386239 ये आंसर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड क्वेश्चन हो गया कि ऐसा तो फिर कल के डेट में तो सर कोई भी सर 2 रैंडम वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप दिया जा सकता है, बिल्कुल। ये 24 में आया, 25 में भी आया, अभी आप देखो किसके पहले का लेक्चर तो दिखेगा आपके पास। इतना बेसिक आना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे से जब पढ़ रहे हो तो पूरी एक एक चीज़ को देखें, हर एक चीज़ को समझे। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी याद कर लेंगे, नहीं भाई, हर एक चीज़ का रीजनिंग अपने पास एकदम क्लियर, इतना बेहतरीन आपको आना चाहिए। ये 2024 आईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन, 2024 आईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन नंबर 64 पे पहुंचे। ठीक है, रैंडम वेरिएबल चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना अपन, उसका क्वेश्चन नंबर 64 है। इसके पहले का क्वेश्चन नंबर 63 था ना, हाँ ठीक है, तो 64 पे पहुंच गया अपन। अब क्या बोला था इसमें, ये एमएसक्यू क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है कि ये एमएसक्यू क्वेश्चन था। ठीक है, एमएसक्यू क्वेश्चन था। लेट एक्स बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, मतलब एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सेट -10 -9 0 9 10, -10 से लेके +10 तक, बीच में 0 भी है तो 10 वैल्यू भी है, 10 वैल्यू और बीच की 0 21 वैल्यू है। इसका मतलब है यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब है कि हर एक नंबर का प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास वो सेम है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -10 बोलूंगा ना तो कितना आएगा बता, आउट ऑफ 21, ये एक नंबर है 1/21 आएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -9 और कहीं नहीं है 1/21। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 लिखूंगा तो 1/21। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 लिखूंगा, x इक्वल टू 8 लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी 1/21। सब प्रोबेबिलिटी को मिला दूंगा तो 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास -10 से लेके, ये आपके पास इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर मैं बोल रहा हूँ कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बना दूं मैं px और ये x है, तो आपके पास पॉइंट्स ऐसे बने हुए आपके पास कि -10 है, ये -9 है, ये 0 है, फिर ये आपके पास 1 है, फिर 2, ऐसा कर करके ये आपके पास है 9, ये आपके पास 10 है। अच्छा, इसको बनाने के पीछे ये है कि आपके पास ये अगर यूनिफॉर्मली आपके पास अगर सबकी जो प्रोबेबिलिटी है ना,
सब सेम है प्रॉबिलिटी। 1/21 अगर मैं लिख दे रहा हूँ, 1 बाय अगर मैं 21 लिख दिया, ये 1/21 अगर मैं लिख दे रहा हूँ, सबकी प्रॉबिलिटी 1/21, ये 1/21, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस प्रॉबिलिटी इज 1/21, 1/21, सबका प्रॉबिलिटी 1/21, हर एक की प्रोबेबिलिटी, टोटल 21 सैंपल्स है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/21। तो एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब हर एक जो पॉइंट्स है आपके पास सबकी प्रोबेबिलिटी सेम, फ्रॉम -10 से लेके +10 आपके पास ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस तो हम जानते हैं यूडीएफ के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फंक्शन होता है यूडीएफ, तो हम जानते ही, बट अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम। अब क्वेश्चन क्या था पता है, बोल रहा है कि बताओ इन ऑप्शन में से और कौन से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब एक्स की वैल्यू ये है और आपके पास ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपके पास कि ऐसा अगर हमारे पास है और एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, ये एक्स की वैल्यू है, -10 से स्टार्ट हुआ था, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे ही है आपके पास, ध्यान से। यस सर। अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, हर एक पॉइंट आपके पास, -10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, 6 का कितना होगा 36 होगा, ये 25 होगा, ये कितना होगा 16 होगा, ये कितना होगा 9 होगा, ये कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा 1 होगा, ये कितना होगा 0 होगा, ये कितना होगा 1 ही होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, फिर 4 का कितना होगा 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा और 100 होगा। क्या सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है? यस सर। 100 की प्रोबेबिलिटी सर 2/21 सैंपल्स, 100 की प्रोबेबिलिटी 2/81 है क्योंकि 2 बार 100 है। 81 की प्रोबेबिलिटी भी सर 2 बार है तो 2/21 है, ये भी 2/21 है, वो भी 2/21 है, लेकिन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं सर, सभी तो सेम है सर, 100 2 बार, 81 2 बार, नहीं, 0 एक ही बार है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना 0 की, वो प्रोबेबिलिटी 1/21 है, 21 सैंपल में से 1 ही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 कितना, x = 100, ये 1/21 नहीं है, ये है 2/21, और प्रोबेबिलिटी x = 0 एक ही बार है, बाकी सब 2/21 है, ये आपके पास 1/21 है। देखो आपके पास, इसका मतलब है कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर मैं बनाने जाऊंगा ना तो 100 को तो 2/21 बनेगा, लेकिन x = 0 पे 1/21 बनेगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा बनाने चला गया फिगर को कि x = 0 पे क्या होगा और 100 पे क्या होगा आपके पास, तो पता क्या होगा, x = 0 पे अगर मैं बनाने चला गया तो अगर ये आपके पास हो गया कि सर ये वैल्यू कितनी है तो 1/21 है x = 0 पे, बट अगर ये 100 पे बनाऊंगा मैं पता है तो ये 1/21 नहीं होगा, ये 2/21 होगा, ये 2/21 होगा, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट नहीं है ना आपके पास, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वाई? क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबकी सेम होना चाहिए, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए x² यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ओके सर, ठीक है। और क्या था आपके पास, तो सर x² तो नहीं आया, x³ करोगे तो सर, x³ करोगे तो सोच के देखो सर, -10 का स्क्वायर करोगे तो -100 आएगा, -81 आएगा, और ये सब माइनस आते जाएंगे और वो सब प्लस आते जाएंगे। सोच के देखो आपके पास -81 नहीं आएगा, मतलब -9 × -9 81, तो आपके पास 81 और फिर 9 का मल्टीप्लाई आपके पास कर दोगे तो 81 हो गया आपके पास, ये जैसे +81 इंटू अगेन -9, तो हो गया -729, तो -729 एक ही बार आएगा, वो +729 आएगा। इसका मतलब है नेगेटिव का क्यूब करोगे तो सब नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव का क्यूब करेंगे तो सब पॉजिटिव आएंगे, और 0 तो एक ही बार आएगा। इसका मतलब हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी सेम होगी 1/21, एक्स की एक्स की हर वैल्यू डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है, ऑल प्रोबेबिलिटी 1/21, सिंपल तो 1/21 ही है, तो 1/21 ही होगी। क्लियर, क्योंकि x³ है तो -10 का क्यूब जो होगा वो
1000 होगा, 100 नहीं, -1000 होगा, और 10 का क्यूब जो होगा 1000 होगा। इसका तब एक्स क्यूब जो है वो सभी के जो नंबर है सब डिस्टिंक्ट नंबर है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/21 होगा और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। इसका तब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यस, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स क्यूब के कारण। x -5 का स्क्वायर है तो क्या होगा सर? x -5 का स्क्वायर से आप समझ जाओ कि सर जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो सर 0 जब मैं पुट करूंगा x की वैल्यू 0 तो कितना आएगा? 0 -5 का स्क्वायर मतलब 25 आएगा 0 -5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा सर। और जब मैं x की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो 10 -5 का स्क्वायर भी कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25 आएगा। इसका मतलब है 0 और 10 पे वैल्यू सेम आ रही। अगर मैं -10 पुट करूंगा तो -10 -5 -15 का स्क्वायर 225 आएगा, और अगर मैं 10 पुट करूंगा तो ये 25 आ जाएगा। तो -10 में अलग आ रहा है, 10 में अलग आ रहा है, लेकिन 10 और 0 और 10 जब नंबर पुट करें तो वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हर एक नंबर को अगर आप पुट करोगे तो 0 पे जो नंबर आ रहा है 25 वही 10 पे भी आ रहा है। इसका मतलब है कि सभी नंबर पे प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आएगी, क्योंकि 25 देखो 2 बार आ जाएगा, 25 2 बार आ जाएगा। लेकिन -10 जब आप पुट करोगे तो -10 और -5 तो कितना हो गया? -15। -15 का स्क्वायर पुट करोगे तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आ जाएगा, और 225 और कभी नहीं आएगा। लेकिन जो 25 है 0 और 10 पे ये 2 बार आ रहा है आपके पास, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब एमएसक्यू क्वेश्चन है तो लोगों के मन में रहता है कि ये एक आंसर है तो एक ये भी लगा दो करके, बट ऐसा नहीं है। एमएसक्यू क्वेश्चन में एक आंसर भी सही हो सकता है। यही मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगती है आईआईटी की, कि एमएसक्यू क्वेश्चन में एक सही कैसे देते हो। और ऐसा हुआ भी है पिछले जब से एमएसक्यू आ रहा है, ऐसा 2-3-4 बार हुआ भी है कि एमएसक्यू क्वेश्चन था और आंसर एक ही सही था। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि इसको गलत माना जाता है, क्योंकि फिर स्टूडेंट के माइंड में आ जाता है कि यार एक आंसर आ गया, अब एक ही बचा है, एक तो लगा देता हूं करके। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में x + 10 है, आप x + 10 में आप x की कोई वैल्यू पुट करो, -10 पुट करो 0 आ जाएगा, -9 पुट करो कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। तो देखो आपके पास ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपके पास 1, ये आ जाएगा -8 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से x + 10 का स्क्वायर पुट कर रहे हो और x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू इतनी आपके पास है, और x + 10 अगर पुट कर रहे हो यहाँ पे x + 10 में, यही पे आपको पुट करके दिखाता हूँ कि x + 10 का स्क्वायर अगर कर रहे हो तो सोचो क्या होगा? 10 पुट किए तो कितना हो गया? 0। -9 पुट किए तो कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1 हो गया। -8 पुट किए तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। -7 पुट किए तो कितना हो गया? 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। फिर -6 पुट किए तो कितना आ गया? 16 आ गया। -5 पुट किए तो कितना आ गया? 25 आ गया। -4 पुट किए तो कितना आ गया? 36 आ गया। -3 पुट किए तो कितना आ गया? 49 आ गया। -2 पुट किए तो कितना आ गया? 64 आ गया। -1 पुट किए तो कितना आ गया? 81 आ गया। 0 पुट किए तो कितना आ गया? 100 आ गया। फिर मैं जब 1 पुट किया तो कितना आ गया? 11 का स्क्वायर आ गया, और वो 121 होता है। फिर जब मैं 2 पुट किया तो 12 का स्क्वायर 144 आ गया। फिर 13 पुट किया तो 169 आ गया, मतलब 3 पुट किया तो। फिर 4 पुट किया आपके पास तो 14 का स्क्वायर आ गया। ऐसा करके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और कोई भी नंबर आपके पास सेम नहीं है। इसका मतलब हर एक नंबर यूनिक नंबर है। इसका मतलब है कि हर 21 सैंपल्स ही रहेंगे टोटल, तो हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, क्योंकि सब नंबर अलग अलग है। तो अगेन ये आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। दैट मीन्स ये वाला भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ये वाला भी। तो x + 10 का होल स्क्वायर और x क्यूब बोथ आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमेशा इस बात पे बेस्ड होगा कि x कैसा दिया हुआ है, x कैसा दिया उस बात पे बेस्ड होगा। तो बी आंसर भी था और डी भी आंसर था, तो एमएसक्यू था, और इसमें 2 आंसर थे सही। अच्छी बात है, एमएसक्यू में एक से ज्यादा आंसर सही नॉर्मली देना चाहिए एग्जाम में, तो ये था इसमें। तो बॉम्बे और दिल्ली दोनों ही आंसर इसके सही थे, और ए और सी जो था वो गलत था। अगेन गुड क्वेश्चन। तो कई बार हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड समझ नहीं पाते कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया है तो चीजें कैसी होगी, इसलिए मैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेके आ गया आपके लिए। क्या थोड़ा सा एक बता देता हूं कि जब कोई डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है ना, इसका मतलब है कि एक्स की हर वैल्यू के लिए वो नंबर सेम होगा, कोई भी नंबर आपके पास, इसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। जैसे 1/n लिख दिया, 1/n आपके पास लिखा हो कि 1/n है, और सपोज करो मेरे पास 10 नंबर है तो 1/10 है आपके पास, 10 नंबर होंगे तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो सबके प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/10 1/10। जैसे 21 सैंपल्स थे, जब 21 सैंपल थे तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/21 1/21। तो ये आपके पास ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब देखो, अगर मेरे पास 5 सैंपल्स है तो 1/5 1/5 1/5 सबकी वैल्यू होगी, और देखो ये कांस्टेंट होगा। वाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसको मैं मिला दूं तो ये वैसे बन जाएगा जैसे रेक्टेंगुलर फंक्शन बनता है। अगर ध्यान से देखोगे, इसको अगर मैं मिला दूं तो ये वैसे बन जाएगा जैसे रेक्टेंगुलर फंक्शन बनता है। अगर इस पॉइंट को मैं मिला दूं, क्या देखो यार, ये पूरे पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं तो ये रेक्टेंगुलर फंक्शन समान बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये देखो रेक्टेंगुलर फंक्शन बन गया पूरा का पूरा, ये रेक्टेंगुलर फंक्शन बन गया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखो रेक्टेंगुलर फंक्शन बन गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी हटा दे रहा हूं फिर से,
इसको बोलते हैं कि डिस्क्रीट फंक्शन में आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1/n होगा। n डिपेंड करेगा कितने आपके पास सैंपल्स है। अभी 21 थे, -10 से 10 21 सैंपल थे, और 21 सैंपल थे तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी आपके पास 1/n। n 21 सैंपल थे तो 1/21 1/21 सबके लिखता था। इसको बोलते हैं, देखो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर कोई नंबर अगर रिपीट कर गया तो फिर तो ये कभी बराबर नहीं आएगा और फिर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं माना जाएगा। तो जब भी कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है तो जितने भी सैंपल्स हैं तो आपको पता है कि 1/n होगा। अगर 5 सैंपल्स है तो 1/5 होगा, 10 सैंपल्स है तो 1/10 होगा, 21 सैंपल्स होंगे तो 1/21 होगा। ये ठीक है सर। इसमें अगर मैं बोल दूं कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी तो क्या होगा, xi होगा और 1/n सबकी वैल्यू है तो 1/n बाहर आ गया और xi की वैल्यू कितना हो गया सर 1 से लेके n तक है तो मेरे पास समेशन कितना आ गया 1/n तो बाहर आ गया क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। फिर ये आ गया 1 2 3, ये तो अर्थमेटिक मीन बन रहा है सर अप टू n तक। इस अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी n × n + 1/2 डिवाइड बाई 2, इस अर्थमेटिक मीन की वैल्यू। देखिए 1/n तो पहले से तो इसलिए n कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या बचा पता है n + 1/2 इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास लिखा हुआ। सिमिलरली अगर मैं मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करूं तो xi का स्क्वायर होगा और px की वैल्यू 1/n होगी। इसका मतलब है कि रिजल्ट कैसा आ जाएगा 1/n, ये आ गया सर, और फिर रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो मैं तो आपको बता चुका हूं कि ऐसे अगर आपके पास सम निकालना आपके पास तो रिजल्ट कितना होता है n × n + 1 2n + 1/6 होता है। 1/n था तो ये एक n से कैंसिल आउट हो गया, ये 1/n प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू, तो आंसर आ गया n + 1 2n + 1/6 आ गया। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर है। अच्छा मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि हो सकता है कभी आपको देखने को मिल जाए इस टाइप की चीजें, इस टाइप की चीजें देखने को मिल सकती है, तो आप परेशान ना हो कभी भी इस टाइप की चीजें देखने को अगर कभी मिल गई तो। फिर इसी का मैं वेरिएंस आपके पास बोला तो मीन स्क्वायर वैल्यू ये आया था और ये मीन था, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये वेरिएंस ऑफ x आ गया। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आया है, नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऐसी बातें जो किसी बेहतरीन बुक में लिखी गई है वो कभी भी आ सकती है। तो ठीक है, ये मीन्स के वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर किया, सॉल्व कर लिया तो इतना आंसर आ गया। ऐसा नहीं कि इसको याद करने की जरूरत है, लेकिन एक बार तो आपको देखना है कि अच्छा ओके अगर ऐसा 1/n अगर आपके पास दिया है तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/n और ये अर्थमेटिक मीन का रिजल्ट होता है n × n + 1/2। n कैंसिल आउट हो गया तो n + 1/2 ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो कभी आपको काम आ सकता है दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसलिए मैं बताया। बट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैं ये बता सकूं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में तो ये होता है। नॉर्मली हम यूडीएफ पढ़ते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, सभी लोग यूडीएफ पढ़ते ही। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में था आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक क्वेश्चन, इसलिए मैं ऐसा ले लिया जैसा आपको आइडिया है। ठीक है, वेरिएंस भी बता दिया। अब आपके पास 2014 में एक क्वेश्चन आपके पास था। 2014 में अगर मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं कि क्वेश्चन कैसा था हमारे पास, ये आपके पास 2014 आईआईटी खड़गपुर से क्वेश्चन था कि x1 x2 x3 विद इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विद द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 से 1 है। देखो क्लोज इंटरवल है, कुछ आईआईटी वाले लोग इसको ओपन इंटरवल लिखते हैं, कोई इशू नहीं इशू यार। इसका मतलब है कि आपको बोला जा रहा है कि एक यूडीएफ गिवन है 0 to 1, ये तो सबसे स्टैंडर्ड है यूडीएफ 0 to 1 बार बार बोलना, ये तो बार बार बोलते रहते हैं। ये यूडीएफ आपके पास 0 से 1 है, ये तो इसका हाइट भी 1 होगा क्योंकि एरिया तो 1 होता ही है। ये एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ x1 मान लो आप। ये तो मैं बोल रहा हूं कि तीन आपके पास इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी p x1 इज लार्जेस्ट, x1 सबसे आपके पास लार्जेस्ट है। अब मैं बोल रहा हूं कि आइडेंटिकली जब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो तीन रैंडम वेरिएबल है उसमें x1 सबसे लार्जेस्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी होगी जितनी x2 लार्जेस्ट की होगी क्योंकि तीनों तो आइडेंटिकल है। उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी जितनी x3 लार्जेस्ट की होगी। इसका मतलब है कि ये तो इक्वली लाइकली टाइप का हुआ, जो x1 की पॉसिबिलिटी होगी वही x2 की होगी, वही x3 की होगी, और तीन है आपके पास। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लार्जेस्ट वो तो उतनी ही होगी जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 लार्जेस्ट की होगी, उतनी ही होगी आपके पास जितनी x3 लार्जेस्ट की होगी, क्योंकि तीनों ही आइडेंटिकल है आपके पास और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और तीनों की आपके पास तो इक्वली लाइकली, तो 1/3 आंसर इज 1/3, दिस वन डायरेक्ट इज 1/3, कुछ भी नहीं करना है। 2014 का क्वेश्चन, बट फिर भी ऐसी चीज इसलिए नहीं बनती क्योंकि समझ नहीं आता कि यार कोई क्या बोलना चाहता है। अभी एक नॉर्मल स्टूडेंट को बोलूं और उसको बोलूं कि देखिए यार इंडिपेंडेंट है, याद कर लेना, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, वो सोचेगा 3 है 1/3 होगा। सही बात भी है कि 1/3 होगा, इक्वली लाइकली से आपके पास, और सब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो x1 के लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी होगी जितनी x2 की होगी और x3 की होगी। अच्छा अगर आपको देखना है कि सर मैं इसको देखना चाहता हूँ,
अच्छा, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि सर मैं अगर आप दिखा दोगे तो मजा आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं है यार। देखो x1 x2 x3, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3, ये एक लिखा, ठीक है। x1 बड़ा है, सबसे बड़ा ये लिखा, x1 लार्जेस्ट बोला था, x2 बड़ा लिखा, फिर x3 लिखा। इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, x3 ग्रेटर देन x2, हो तो गया ये। देखो आपके पास सिमिलरली जब x1 सबसे लार्जेस्ट है, वैसे x2 सबसे लार्जेस्ट होगा, किससे? x1 और x3 से। एक बार x1 आगे रख लो, एक बार x3 आगे रख लो, हो गया, हो गया काम। वैसे ही x3 सबसे बड़ा होगा, किससे? x1 और x2 से। एक बार x1 को रख लो आगे, एक बार x2 को आगे रख लो। देखो ध्यान से, x2 को रख लिए। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई? टोटल पॉसिबिलिटी पता है कितनी होगी? टोटल 6 पॉसिबिलिटी है। 3 आपके पास रैंडम वेरिएबल है। अब आपके पास बोला है कि x1 लार्जेस्ट होना चाहिए, पता आपके पास। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये बेसिक डेफिनेशन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल आउटकम्स क्या? टोटल आउटकम्स तो 6 है। जब x1 x2 x3 तीन नंबर को कंपेयर कर रहे हैं और कोई ना कोई नंबर ग्रेटर है आपके पास, इक्वल टू की तो बात नहीं चल रही है, इतनी पॉसिबिलिटी है। उसमें से फेवरेबल आउटकम कौन से? ये फेवरेबल आउटकम्स है, ये 2 फेवरेबल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 है, x1 इज लार्जेस्ट बोला है ना, x1 इज लार्जेस्ट, डिवाइड बाय टोटल आउटकम 6 है, तो आंसर इज 1/3। किसी को बताने के लिए फिर ये तरीका कि भैया ये लिख ले भाई नंबर, इसमें और कोई चांस दिख रहा है? देखो सर मेरे को तो लग रहा है और कुछ है, लिख ले, और कुछ आएगा ही नहीं कभी। x1 x2 x3 में कोई भी एक नंबर बड़ा होगा आपके पास, तो x1 के 2 चांसेस है, x2 के भी 2 चांसेस है, x3 के 2 चांसेस, टोटल चांसेस 6, x1 के 2 चांसेस है। अगर इस क्वेश्चन में x1 की जगह x2 लिखा रहता तो भी आंसर 1/3 आता, और x3 लिखा रहता तो भी आंसर 1/3 आता। और अच्छा, इसमें अगर ये लार्जेस्ट की जगह अगर ये स्मॉलेस्ट लिखा रहता तो भी आंसर 1/3 आता। फिर मैं साइन चेंज कर देता, सबके साइन चेंज कर दो, सब ग्रेटर के लेस कर दो, लार्जेस्ट का स्मॉलेस्ट बन गया, तो भी आंसर 1/3 आता। मतलब x1 लिखा है तो भी आंसर 1/3, x2 लार्जेस्ट बोलता तो भी आंसर 1/3, x3 लार्जेस्ट बोलता तो भी 1/3, x1 स्मॉलेस्ट बोलता तो भी 1/3, x2 स्मॉलेस्ट बोलता तो भी 1/3, x3 स्मॉलेस्ट बोलता तो भी 1/3। ये देखो ध्यान से। इसलिए मैं बोला कि जब ये इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स है, तो जो प्रोबेबिलिटी x1 लार्जेस्ट की होगी वो x2 की होगी और x3 की होगी, क्योंकि सबके सब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और इंडिपेंडेंट है। ये 2000 का कहा का क्वेश्चन था, 14 का। ऐसा क्वेश्चन एक बार और आया, कब आया? 2018 आईआईटी गुवाहाटी में आया, 2018 आईआईटी गुवाहाटी में आया। क्या आया क्वेश्चन आपके पास? देखो ध्यान से। लेट x1 x2 x3 x4 बी द इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद द जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस। बोल रहा है कि x1 x2 x3 सब इंडिपेंडेंट है और सबके सब नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, जिसका मीन आपके पास जीरो है और यूनिट वेरिएंस है, वेरिएंस यूनिट है और मीन जीरो है। तो सबके सब आइडेंटिकल हुए, क्योंकि सभी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि सभी का मीन जीरो है, सभी का वेरिएंस 1 है, सब आइडेंटिकल हुए। तो x1 x2 x3 x4 आर आइडेंटिकल। अब अगर कोई बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट x4 द स्मॉलेस्ट अमंग द 4, x4 के सबसे स्मॉल होने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो x1 के स्मॉल होने की होगी, जो x2 के स्मॉल होने की होगी, जो x3 के स्मॉल होने की होगी। टोटल आंसर कितना होगा सर? 1/4। मतलब सर 0.25। एग्जाम में तो 0.25 लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लियर है कि कितने रैंडम वेरिएबल दिए, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे दोगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको लगेगा सर इसको भी एक बार एक्सप्लेन करो ना सर, ये तो आप अपनी स्टाइल से बता दे रहे कि x4 स्मॉलेस्ट होगा, तो सभी आपके पास x1 के भी स्मॉलेस्ट होने की उतनी प्रोबेबिलिटी। हाँ, जैसे अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा इसको बताओगे तो अच्छा लगेगा। देखो x1 के स्मॉलेस्ट होने की, तो x1 स्मॉलेस्ट ले लिया। अब ये x2 है, ये x3 और x4, x1 स्मॉलेस्ट है, x1 स्मॉलेस्ट है आपके पास। अब देखो आपके पास ये x2 को ही रख रहा हूं मैं, x2 इसमें है तो इसमें भी x2 है। x3 x4 की कितनी पॉसिबिलिटी? x3 x4 में x4 को पहले कर लो, x3 को कर लो। अगर मैं x2 के सामने से देखूं तो x3 x4 कवर हो गया, यस सर। अभी x1 के सामने से देखूं तो x2 x3 x4 हो गया, x2 x4 x3 हो गया। अब मैं इस x2 की जगह x3 भी तो कर सकता हूं, यस। अगर मैं इसको x3 कर दिया तो अब x2 और x4 बचा, यस सर, x2 और x4 बचा। अब x4 और x2 को भी एक्सचेंज कर लो, तो x3 के साथ में आ गया x4 और x2, यस सर। तो अब x1 के सामने पहले x2 था, अब x1 के सामने x3 है। सिमिलरली क्या सर, x1 के सामने x3 है, अब उसके सामने तो x4 भी हो सकता है, बिल्कुल सही। अब x4 के सामने क्या बचा x2 x3 में से? सर x2 x3। क्या मैं x3 और x2 को एक्सचेंज कर लूं? x4 तो रहने देना, और x3 और
2 को एक्सचेंज कर लो, यस सर। पता है कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6। x1 जब आप लिख रहे हो उसके सामने 6 पॉसिबिलिटी है, x1 के सामने 6 पॉसिबिलिटी। ये x1 की 6 पॉसिबिलिटी है, तो अगर x1 की 6 पॉसिबिलिटी है तो x2 की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? उसकी भी तो 6 होगी। x3 की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? उसकी भी 6 होगी। x4 की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? उसकी भी 6 होगी। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम्स क्या है? x1 के स्मॉलेस्ट की, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। पता है x1 के स्मॉलेस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये आपके पास फेवरेबल आउटकम्स, ये x1 की, x1 के स्मॉलेस्ट की, x1 स्मॉलेस्ट है इसमें। पता कितनी फेवरेबल आउटकम्स है? 6। कितने में से? 24 में से सर, क्योंकि x1 6, x2 6, 6 6 6 24, 6/24। आंसर इज 1/4, 0.25 इज द प्रोबेबिलिटी। दिस वन, किसी को ऐसा बताना है तो दिस द स्टाइल। बट मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है तो 4 आपके पास इंडिपेंडेंट है और सबके सब आइडेंटिकल है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, चाहे स्मॉलेस्ट बोले चाहे लार्जेस्ट बोले, x4 बोले, x3 बोले, x2 बोले, x4 बोले, 1/4 ऑलवेज। किसी को देखना है तो यस, दिस द स्टाइल। तो कभी कभी हमको पता ही नहीं चल पाता है कि यार मैं इसमें क्या बता पाऊंगा सर। हाँ, क्योंकि हम इतना डिटेल में पढ़ते नहीं, इतना सोचते नहीं, नहीं तो हो सकता है क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए। ओके, ठीक है। तो जस्ट मैं यही बता रहा था आपके पास कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपके पास, तो x1 की जितनी प्रोबेबिलिटी थी उतनी प्रोबेबिलिटी। तो जैसे आप x1 के लिए लिखे वैसे आप x2 के लिए लिख सकते हो, वैसे x3 के लिए लिख सकते हो। तो जैसे आपके पास x1 हुआ वैसे आपके पास x2 होगा, वैसे आपके पास x3 होगा, वैसे आपके पास x4 होगा। और सबके सब आइडेंटिकल है क्योंकि सभी का मीन 0 और वेरिएंस 1 है। ठीक है सर, ये 2024 आईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन ले रहा हूं। ये क्या क्वेश्चन? x बी द रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द पैरामीटर लैम्डा, लैम्डा पैरामीटर लिखा हुआ है, लैम्डा ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्सपोनेंशियली जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होते हैं, ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एफ ऑफ एक्स। देखो कई आईटी के प्रोफेसर कैपिटल एक्स नीचे लिखते हैं फिर स्मॉल एक्स, दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टाइल, बट मैक्सिमम लोग सिंपल ऐसा लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स। आईटी के प्रोफेसर भी, आईटी के मैक्सिमम प्रोफेसर ऐसा लिखते हैं, मैक्सिमम प्रोफेसर ऐसा लिखते हैं, कुछ प्रोफेसर ऐसा लिखते हैं, कुछ प्रोफेसर दोनों स्मॉल लिख देते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। कैपिटल एक्स लिखो नीचे और ब्रैकेट में स्मॉल एक्स लिखो, तो वेरी गुड स्टाइल। लेकिन दोनों स्मॉल एक्स लिखो, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है, इज नॉट गुड स्टाइल एक्चुअली, नॉट जनरलाइज स्टाइल। दोनों एक्स लिखना, कैपिटल एक्स इज द रैंडम वेरिएबल और एक्स आपके पास सैंपल पॉइंट्स, और ये लिखने का मतलब इज द वेरी बेसिक रिप्रेजेंटेशन। लैम्डा ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो फिगर क्या होगा? एक्सपोनेंशियली है आपके पास, यस सर। एक्स आपके पास है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस है, सिर्फ मैं इतना लिखा, कैपिटल एक्स नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स इक्वल टू 0 पे कितना है तो लैम्डा है, और एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट पे कितना है? 0। एक्स इक्वल टू 0 पे लैम्डा है यहाँ पे, और एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट पे 0। दिस इज द फिगर। अब मेरे को पता है कि यार ये जो है किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का एरिया 1 होता है, यस वो तो हमको पता ही है, आगे जो भी बोला गया वो आगे करेंगे अपन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एरिया 1 होता है, और अगर मेरे पास ये दिया है, ये आपके पास गिवन है, और अगर मैं बोलूं, अभी मैं इस पर नहीं फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं अभी इसी पे फोकस कर रहा हूं। किस बात पे फोकस कर रहा हूं कि ये, अगर मैं बोलूं कि मेरे को तो पता है एरिया, लिमिट के कारण 0 से इन्फाइनाइट लिख दिया, एक्स इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट डिफाइंड था यार, इसलिए एफ ऑफ कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना? 1। इसको अगर सिंपली लिख दूं मैं 0 से इन्फाइनाइट, और अपनी स्टाइल बेसिक स्टाइल सिंपल, कैपिटल एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स सब सेम, यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो लैम्डा ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स है, इसको सॉल्व किया जाए, यस सर। क्या था? लैम्डा ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स और डी एक्स इक्वल टू 1 था, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा था, और इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? लैम्डा है आपके पास, और इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइड बाय माइनस लैम्डा, और लिमिट पुट कर देंगे अपन कितना? इन्फाइनाइट और 0। जब मैं इन्फाइनाइट पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, जब 0 पुट करूँगा तो 1 हो जाएगा, और अपर लिमिट, तो लैम्डा था, एक 0 आ गया और एक +1 आ गया, और लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, देखो आंसर 1 आ गया, तो सही तो था, 1 इक्वल टू 1। तो सर लैम्डा की क्या वैल्यू होना चाहिए? लैम्डा इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि ये लैम्डा इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर कोई ऐसा लिखा है 2 ई रेज़ पावर माइनस 2x फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। कोई बोला है कि ये एक सर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेंसिटी फंक्शन 3 ई रेज़ पावर माइनस 3x लिखा है और एक्स ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि कल अगर ऐसा लिखा है कि सामने 10 लिखा है और ई रेज़ पावर माइनस 10x है तो भी सही है, बिल्कुल सही है, सब सही है।
ये इंडिपेंडेंट है इस वैल्यू से, लैम्डा की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है ये। आंसर इज ऑलवेज 1, एरिया इज ऑलवेज 1 एक्चुअली, इसलिए लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। लैम्डा की जगह कुछ भी पुट कर लो, 2, 3, 10, 100 कुछ भी पुट कर लो, इज ऑलवेज वैलिड। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूं कि एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वन ऑफ द स्टाइल होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिर ये लैम्डा से इंडिपेंडेंट होगा। लैम्डा की कोई भी वैल्यू पुट करो, इज ऑलवेज वैलिड, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज 1, एरिया इज ऑलवेज 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस, कुछ कुछ गिवन था कि अगर ये इसके बराबर है तो बताओ क्या लैम्डा एम्डा की वैल्यू बताओ, ऐसा करके लिखा था। अगर मैं इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करूं कि इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा। ठीक है, मेरे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स और वैल्यू कितना है लैम्डा ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इतना है। अगर मैं बोलूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, रैंडम वेरिएबल एक्स की, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, एक्स की लिमिट 0 से इन्फाइनाइट इसलिए क्योंकि दिया हुआ है, एक्स मल्टीप्लाई होगा लैम्डा के साथ ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। बाय पार्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, गांव फंक्शन यूज कर सकता हूँ, यस। तो टू वेज है, बाय पार्ट इंटीग्रेशन का वेज मेरे पास है, बाय पार्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ मैं, या मैं बीटा नहीं गामा फंक्शन यूज कर सकता हूँ, गामा फंक्शन, दोनों तरीके से मैं से कुछ भी कर सकता हूँ, आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए बस। अच्छा, अगर मैं गामा फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो गामा फंक्शन की भी डेफिनेशन मेरे को पता होना चाहिए कि गामा इन इक्वल टू क्या होता है। सर गामा इन इक्वल होता है 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, अगर मेरे को किसी भी लिखना है तो सर अगर आपको एक्स का वाई लिखना है तो वाई भी लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस वाई, वाई की पावर n माइनस 1 और डी वाई, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑल आर सेम, टी लिखूँ एक्स लिखूँ कुछ भी लिखूँ। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से अगर मैं बोलूँ कि देखो मेरे पास लैम्डा एक्स है, लैम्डा एक्स को मैं वाई एज्यूम कर लेना, मेरे को गामा फंक्शन जब भी लगता है मेरे को लगता है मजा है लिखने का, अदरवाइज तो मैं बाई पार्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता है। लैम्डा एक्स को वाई मान लूँ तो क्या होगा सर, अगर आप ऐसा कर लोगे आपके पास तो इंटीग्रेशन में ना वाई की लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा और इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट ही आएगा, बट लैम्डा एक्स आपके पास जो है वो वाई हो गया, लैम्डा इंटू एक्स वाई हो गया। ठीक है, और ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स कितना हो गया, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स की वैल्यू कितना हो गया आपके पास, ये हो गया लैम्डा एक्स के लिए वाई ई की पावर माइनस वाई। बताओ लेकिन डी एक्स कितना होगा यहाँ से डी एक्स डी वाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन लैम्डा हो गया, तो एक लैम्डा फिर भी बच गया। अब पता आपके पास इसको कंपेयर करो ध्यान से, e की पावर माइनस 1 n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 है। अगर मैं गामा फंक्शन से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये y की पावर 1 है और ये यहाँ से दिखेगा आपके पास ये, इसका मतलब है कि n माइनस 1 इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 2 आ गया और 1 बाई लेमडा था, 1 बाई लेमडा था, और पता है कितना आ गया गामा 2, गामा 2 होता है, गामा n मतलब n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो गामा 2 1 फैक्टोरियल होगा, तो 1 फैक्टोरियल और लेमडा 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर इज 1 बाई लेमडा। ये बाई पार्ट इंटीग्रेशन से भी आप ट्राई कीजिएगा, मैं गामा फंक्शन यूज कर लिया, मेरे को लगता है कुछ भी कर सकते हैं अपन मैथमेटिकली जब पढ़ते हैं, तो अपना अप्रोच होना चाहिए कि वी कैन डू एनीथिंग, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। 1 बाई लैम्डा इज द मीन वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी ये आपके पास जो एफ ऑफ एक्स था, जो बड़ा कुछ लोग बड़ा फेमस मानते हैं कि लैम्डा ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 इज द स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका मीन वैल्यू 1 बाई लैम्डा होता है। ऐसा याद नहीं करने की जरूरत है, सिंपली सॉल्व कर लिया आ गया, ऐसा थोड़ी याद कर लेंगे, लेकिन ठीक है अगर पता है तो इट्स गुड थिंग। सर इसका अगर मैं मीन स्क्वायर वैल्यू निकालूं तो चलो मीन स्क्वायर वैल्यू निकाले, जैसा कुछ इशू नहीं है, मीन स्क्वायर वैल्यू निकालो तो क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट। आप बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे फंक्शन की वैल्यू कितना है लैम्डा ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स है और डी एक्स है। इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं करूंगा कि लैम्डा एक्स को वाई पुट कर लिया, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी वाई अपॉन लैम्डा। अब देखते क्या क्या होता है, 0 से वाई की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट हो गई एक्स की जगह, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर कितना हो गया वाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, लैम्डा तो था पहले से, ये लैम्डा था, ई की पावर कितना हो गया ई की पावर माइनस वाई हो गया, डी एक्स की वैल्यू कितना हो गया सर डी वाई अपॉन लैम्डा। तो ये वाला लैम्डा जो था कैंसिल आउट हो गया, ये वाला लैम्डा इस वाला लैम्डा से, तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर बचा, और ये वाई स्क्वायर है तो n माइनस 1 की जगह वाई स्क्वायर है तो गामा 3 आ गया। इसका मतलब पता है कितना आ गया 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर और गामा 3 कितना होगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन लैम्डा स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो आंसर इज 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब है कि मीन स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया सर, मीन स्क्वायर वैल्यू 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ गया, तो मीन स्क्वायर वैल्यू 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ गया, यस सर। फिर से लिखता हूं मैं,
अच्छा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि बार बार आपको चीज़ों को देखते रहना चाहिए, चीज़ें आसान होने लग जाती है जब आप बार बार उसके पीछे पड़ जाते हो इस तरीके से। ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी हम थोड़ी देर पहले निकाले, कितना निकला था 1/λ। लैम्डा कुछ भी हो सकता है ना, लैम्डा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 100 हो सकता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितना निकला सर, 2/λ² निकला। पता वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस मतलब सिग्मा का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर। तो ये 2/λ² था और ये 1/λ था, इसका स्क्वायर करना है 1/λ का, तो 1/λ का स्क्वायर किया तो 1/λ² आ गया। पता वेरिएंस 1/λ² आ रहा है, इसका तो वेरिएंस भी 1/λ² होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि मीन 1/λ, मीन स्क्वायर वैल्यू 2/λ² और वेरिएंस 1/λ²। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन बोलूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1/λ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1/λ होगा। इतने रिजल्ट है आपके पास एक एक्सपोनेंशियली कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके सर, ठीक है, इतना दिखा? यस सर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरे पास गिवन क्या था, क्वेश्चन के बाद जाए वापस जाते चालू कर थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन में क्या गिवन था? 5 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स था, लैम्डा की वैल्यू निकालता। 5 एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस ऑफ एक्स था, ठीक है, 5 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स था, ये गिवन था। कर लेते हैं अपन। हाँ, क्या था गिवन? गिवन था 5 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, ये ऐसे था, 5 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ, वेरिएंस ऑफ एक्स था, ठीक है। अगर ऐसा लिखा था आपके पास तो अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देखना, क्या सॉल्व कर सकते हैं कि सर अगर मैं बोलूँ कि तो सर एक्सपेक्टेड वैल्यू की वैल्यू कितना आया? सर एक्सपेक्टेड वैल्यू आया आपके पास सर 1/λ, बिल्कुल सही। और वेरिएंस ऑफ लैम्डा कितना आया था आपके पास? सर 1/λ का स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो 5 इक्वल टू कितना आ गया सर? 1/λ, एक लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1/5, 0.2 सर। तो 0.2 आंसर, 0.2 इज द आंसर, 1/5। चेक कर लो आप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा तो अगेन एग्जाम में बड़ा आसान नहीं होता होगा, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1/5, 0.2 सबसे बनता नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगेन गुड, गुड क्वेश्चन, इवन वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, 2024 का साल का क्वेश्चन था, मतलब पिछले साल का ही। ठीक है, 2024 का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी था। एक क्या था आपके पास? एक एक्स ग्रेटर देन 0 था। देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 है, ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी, तो ई रेज़ पावर -x है, ऐसा फिगर है, एक एक्सपोनेंशियली परफेक्ट एक्सपोनेंशियल फिगर, एफ ऑफ एक्स लिखा। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो दोनों जगह स्मॉल लिख दिया, इज नॉट गुड स्टाइल। गुड स्टाइल क्या होती है? गुड स्टाइल ये होती है कि कैपिटल एक्स नीचे लिखो, यहाँ पे लिखो स्मॉल एक्स, इज द गुड स्टाइल। इसको बोलता हूँ गुड स्टाइल। या तो फिर आप लिखो ही मत, फिर सिर्फ एक ही लिखो एक्स, ये मत लिखो, ये इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, बट ठीक है, सही है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके पास हो गया x इक्वल टू 0 पे कितना है? 1 है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो इसमें तो आप ये बोल सकते हो कि सर प्रोबेबिलिटी पूछा था x ग्रेटर देन 2, तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, ये ऐसे ही पूछा है। अब x ग्रेटर देन 2 पूछा है या प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पूछा है, इसमें कुछ भी इशू नहीं है, याद रखिएगा। इसका मतलब है कि सर x की वैल्यू 2 से लेके इन्फाइनाइट तक, ये, और f ऑफ x प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का एरिया, तो 2 से इन्फाइनाइट, और ये वैल्यू कितना था? ई रेज़ पावर -x है, इंटीग्रेट कर दो, माइनस आ जाएगा। माइनस नहीं लिखना है तो क्या कर दो सर? अपर और लोअर लिमिट इंटरचेंज कर देते, 2 पर कर दिया और इन्फाइनाइट नीचे, माइनस नहीं लिखा ना मैं इंडिकेशन का, तो e की पावर -2 आ गया और माइनस e की पावर माइनस इन्फाइनाइट आ गया। e की पावर -2 होता है 0. e की पावर -1 0.368 होता है, और e की पावर -2 0.135 होता है, मतलब कैलकुलेटर से चेक कर लेना आप। और ये 0, तो सर 0.135 आ गया, 0.135, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछा है, द प्रोबेबिलिटी 0.135, एग्जाम में 0.135, तो e की पावर -2 की वैल्यू चेक कर लेना आप, इतना ही होता है, 0.135 चेक कर लेंगे आप, ठीक है, इतने आ जाएगा, सिंपली सॉल्व हो गया। मतलब आपसे ये 2 से लेके 2 से ज़्यादा पूछा था, तो ये 2 ये है, तो ये आपके पास एरिया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 या प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैं बार बार इस बातों का ध्यान रखता हूँ कि इन सब चीज़ों से परेशान ना हो जाए आप। आज का लास्ट क्वेश्चन 2007 IIT कानपुर का क्वेश्चन था आपके पास, क्या क्वेश्चन था?
Assume that the duration in minutes of telephone conversation follow the exponential distribution. ये exponential distribution फॉलो कर रहा है। देखो लैम्डा की वैल्यू कितना, अभी मैं बोल रहा था कि f of x इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा एक्स। इफ लैम्डा इक्वल टू, और ये x ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू कोई बोल दे कि मैं 1/5 पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा फिर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1/5 बाहर आ गया और यहाँ पे भी 1/5 आ गया, तो ई रेस्ट पर माइनस x/5। देखो ये आ रहा है, यस सर। द प्रोबेबिलिटी दैट द कन्वर्सेशन विल एक्सीड 5 मिनट्स। अब x आपके पास मिनट्स में है, फॉलो आपके पास है ड्यूरेशन इन मिनट्स, तो ये विल ग्रेटर देन 5 बोल रहा है, तो x ग्रेटर देन 5, ये या ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोल रहा है तो मैं 5 से आपके पास इंडिकेट कर दूंगा, आपके कन्वर्सेशन विल एक्सीड 5 मिनट। प्रोबेबिलिटी मेरे को फाइंड आउट करना है, जब मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5, बट मैं बार बार आपके लिए लिखता हूँ सब कुछ, बोथ आर सेम। इंडिकेशन कितना हो गया, x की वैल्यू 5 से लेके इन्फाइनाइट तक, और ये आपके पास है 1/5 ई रेस्ट पर माइनस x/5 और dx। 1/5 पहले था, इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, -5, तो 1/5 इंटीग्रेशन किया तो -5 आ गया। लिमिट की ई रेस्ट पर माइनस x/5 था, लोअर अपर लिमिट इंटरचेंज नहीं करेंगे क्योंकि माइनस ले चुके थे अपन, नॉर्मल इंटीग्रेशन किए, ये कैंसिल आउट हो गया, -1 बाहर बच गया। अब x की अगर इन्फाइनाइट पुट करें तो ई रेस्ट पर माइनस इन्फाइनाइट, -5 पुट किया तो e की पावर 5/5। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ कि माइनस तो यहाँ बचा था बाहर, ये आ गया 0, ये आ गया e की पावर -1, ब्रैकेट का माइनस ओपन किए तो e की पावर -1 आ रहा है आंसर 0.368, e की पावर -1। द प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब है ये 5 मिनट से एक्सेड अगर आपके पास है तो कितना होगा, तो इसका एरिया ही फाइंड आउट करना था। e रेस्ट पर -1 कहीं भी दिख रहा है 1/e, ये ए आंसर, ए आंसर, दिस इज द e इनवर्स 0.368। ये कन्वर्सेशन विल एक्सीड 5 मिनट निकाल लिया, तो एरिया निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बेस आते हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन दी और प्रोबेबिलिटी कोई पूछ रहा है तो आपको एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन करना है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो मैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी कुछ बातें कर दिया जितना हो सकता था। तो ये लगभग मेरे रैंडम वेरिएबल की पूरी बातें हुई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टैटिक्स स्टार्ट कर दूंगा, स्टैटिक्स वाला मैं बता दूंगा, मीन मोड मीडियन, वहाँ पे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं कवर कर दूंगा, लगभग 1 क्लास या 2 क्लास में पूरा कवर कर दूंगा। तो फिर मेरा स्टैटिक्स वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये आज का सेशन तो एंड किया। आप ऐसे ऐसे पढ़ते रहिए, अच्छे से फॉलो करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना लिए तो आपसे अच्छा मैथ्स किसी का हो नहीं सकता, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।